Hello everyone, Puneet this side and I hope you all are doing well. गाइस देखो, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी कि प्राइस एक्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट को अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक है। मार्केट रीडिंग या फिर ये कह लो चार्ट रीडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्निकल टूल है वो है हमारा प्राइस एक्शन। और हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस किया था कि हम प्राइस एक्शन को बहुत बेसिक से चीज़ों को सीखेंगे और एक अच्छे लेवल पे जाके इसको एंड करेंगे और इसको बहुत डिटेल में पढ़ने का हम लोगों ने प्लान किया था। और हमारा ये प्लान था कि इसमें टोटल 45 क्लासेस होंगे, जिसमें से 30 क्लासेस जो होंगे वो थोड़े थ्योरेटिकल रहेंगे और जो बाकी 15 क्लासेस बचेंगे वो लाइव क्लासेस होंगी और उस पर हम लोग थोड़ा एडवांस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने सीखा है। वो 15 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी क्योंकि जो ये 30 क्लासेस होंगी वो सिर्फ आपका बेस होगा, लेकिन वो 15 क्लासेस डिसाइड करेंगे कि आप रियल में मार्केट में जाके उस पे ट्रेड कैसे लोगे उस प्राइस एक्शन के बेसिस पे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आप प्राइस एक्शन को अच्छे से सीखो। तो मैंने ये बोला था कि हम लोग 1 जून से स्टार्ट करेंगे, तो आज 1 जून है और आज ये पहला क्लास है, ठीक है। अब देखो, मेरी कोशिश तो रहेगी कि मैं ये जो 30 क्लासेस हैं ऑल्टरनेट डेज पे आपको अवेलेबल कराता रहूँ ताकि इसको 2 महीने में हम लोग ख़त्म कर लें, ठीक है। टोटल टारगेट मेरा 90 डेज़ का है, 3 महीने में हम लोग इसको पूरे अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहे कि ऑल्टरनेट डेज़ पे आपको एक एक क्लास मिलती रहे, ठीक है। जैसे आज 1 तारीख है तो आज आपको पहली क्लास मिल रही है, तो कोशिश यही है कि 3 को आपको क्लासेस मिल जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि थोड़ा डिले हो भी जाए बीच में, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करना। रेस्ट एश्योर्ड, मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ कि क्लासेस आती रहेंगी 1 बाय 1, एक एक करके क्लासेस आती रहेंगी। 3 महीने का अपना टारगेट है, हो सकता हो कि हम इसे 4 या 5 महीने में कंप्लीट करें, बट इसको कंप्लीट कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं बीच में, ठीक है। चाहे लोग जुड़ें ना जुड़ें फ़र्क नहीं पड़ता है। जितने लोग मुझसे जुड़े हैं ग्रुप में, यूट्यूब पे जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है, जो देखते हैं इस चीज़ को, मैं सिर्फ ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि वही मतलब इनफ है। मतलब आई डोंट नो कि अभी व्यूज़ अपने बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता है, अपनी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। तो देखो, अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा अगले 30 क्लासेस के लिए, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। हर क्लास में जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो मैं पहले आपको बता दूंगा कि हम आज ये चीज़ पढ़ने वाले हैं और फिर हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। अभी देखो, जिससे मैंने पढ़ा था प्राइस एक्शन, तो मैंने तो नोट्स बनाए थे अच्छे से। अभी वो नोट्स पता नहीं कहाँ मुझसे खो गए, अब मिलते नहीं हैं। लेकिन मुझे उस नोट्स में लिखी एक चीज़ याद है, तो मैंने दोबारा से उसको लिखा तो नहीं है, बट कोशिश करूँगा कि आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ। और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स बनाएंगे खुद का, क्योंकि बार बार वीडियो देखना कन्वीनियंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलो, और डिस्कशन इधर उधर की नहीं करेंगे, हम अपने सीधे क्लास पे आते हैं। तो आज जो पहला क्लास में, उसमें देखो 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग नॉर्मली भी ये चीज़ पढ़े ही होगा, कैंडल को तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पेज कैसे क्रिएट होता है, जैसे हैमर कैंडल कौन सी होती है, पिन बार कैंडल कौन सी है, या फिर आपने चार्ट पे पैटर्न्स पढ़े होंगे कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। तो ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग धीरे धीरे। बट आज इस वाले पहले क्लास में हम लोग सिर्फ कैंडल की साइकोलॉजी पढ़ेंगे कि कैंडल को देख के आप क्या अज्यूम कर सकते हो, क्या कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, कैंडल को देख के हम क्या बता सकते हैं, उसका अजम्पशन बता सकते हैं, क्या अज्यूम कर सकते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, और दूसरा कि कंक्लूज़न क्या है, मतलब जो कैंडल बनी है वो क्या कंक्लूड करती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है मार्केट का स्ट्रक्चर का मतलब सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है स्विंग। एक चीज़ तो आप लोग जानते हो कि मार्केट हमेशा वन डायरेक्शन में तो जाती नहीं है। जैसे मार्केट को कुछ समय के लिए साइड करो, तो अगर किसी स्टॉक को उठाओ, कोई भी स्टॉक बताओ, कोई एक ऐसा स्टॉक बताओ जो जब से स्टार्ट हुआ, मतलब जब से वो लिस्ट हुआ NSE पे, तब से वो बढ़ ही रहा है। ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना। मतलब उसमें स्टॉक में गिरावट आएगी, फिर वो ऊपर उठेगा, फिर गिरावट आएगी, फिर ऊपर उठेगा। ये चीज़ ऐसे होगा ना, मतलब वो एक वेव में चलेगा, ठीक है।
बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट में स्विंग्स बनते हैं, उन्हीं स्विंग्स को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उसी मार्केट के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे और उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम कैंडल की साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। अब देखो, स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं स्ट्रक्चर में। एक होता है कि वो स्ट्रक्चर जब ब्रेक होगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, और उसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर दूसरी चीज़ होती है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि स्ट्रक्चर तो ब्रेक हो रहा है बट स्टिल कैरेक्टर जो है मार्केट का वो इंटैक्ट है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। तो हम ये कब डिसाइड करेंगे कि मार्केट का कैरेक्टर भी चेंज हो गया है। तो जब कैरेक्टर चेंज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो पहले हो रहा था, फॉर एग्जांपल मान लो कि पहले मार्केट अप ट्रेंड में थी और एक बार कैरेक्टर चेंज हो गया, जैसे यहाँ पे देखो मार्केट अप ट्रेंड में थी और एक बार कैरेक्टर चेंज हो गया, तो हम भले पुट साइड में पोजीशन ना बनाए बट हमारा कॉल साइड में तो पोजीशन नहीं बनने वाला, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ये बन चुकी है कि मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है, मार्केट ने अपना ट्रेंड बदल दिया है। एक बार उसने ट्रेंड बदल दिया तो हम जाहिर सी बात है पुट साइड में हम ट्रेड लेने के लिए और भी कन्फर्मेशंस का वेट करेंगे, लेकिन कॉल साइड में ट्रेड तो नहीं खोजेंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हो गई चेंज ऑफ कैरेक्टर, पहला चीज़ था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तीसरा एक होता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू लिक्विडिटी, ठीक है। एक चीज़ आप लोग जानते हो कि जो लिक्विडिटी होता है वो मार्केट का फ्यूल होता है, लिक्विडिटी की वजह से ही मार्केट मूव करती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है स्टॉप लॉसेस, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज समझो कि स्टॉप लॉस जहाँ जहाँ है वहाँ पे लिक्विडिटी है, वो ग्रैब होगी, वो जब ग्रैब होगी तभी मार्केट्स मूव करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि मार्केट के स्ट्रक्चर अगर पढ़ना है तो उसके लिए हमको 3 चीज़ पढ़ना पड़ेगा। पहला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा है चेंज ऑफ कैरेक्टर और तीसरा है इंड्यूसमेंट। अब मैंने तीनों को जब मैंने सीखा था तो मैंने तीनों को अलग अलग नाम दिया था। वैसे तो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का है, टर्म्स है, ठीक है। ये लोग एसएमसी में पढ़ते हैं, हम लोग एसएमसी भी पढ़ेंगे इन 30 क्लासेस में। उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जितना हमको ज़रूरत है प्राइस एक्शन को समझने के लिए। हमको एसएमसी में एक्सपर्ट तो बनना नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ समझो कि चाहे जितनी थ्योरी पढ़ लो, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि तुम उसको अप्लाई कैसे करते हो। तो एसएमसी चाहे तुम जितना ही पढ़ लियो, अगर उसको सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो, कॉन्सेप्ट तो ये एसएमसी का ही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड इंड्यूसमेंट, लेकिन तीनों को मैं अलग अलग नाम देता हूँ। एक को मैं बोलूँगा ब्रेक ऑफ स्विंग, ठीक है, स्विंग ब्रेक हो गया। दूसरे को बोलूँगा ट्रेंड चेंज हो गया। तीसरे को बोलूँगा लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, ठीक है, तीसरे को लिक्विडिटी बोलेंगे। इसमें आपने क्या पढ़ा कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जिसको मैं बोलूँगा ब्रेक ऑफ स्विंग, एक है चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको मैं बोलूँगा चेंज ऑफ ट्रेंड, और तीसरा है इंड्यूसमेंट जिसको मैं बोलूँगा लिक्विडिटी। सिंपल लैंग्वेज समझना है तो ऐसे समझ लो। अभी देखो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल। कहीं भी देख लो मार्केट में एक अप ट्रेंड आया हो, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड खोजो जहाँ पे, जैसे ये देखो मैंने मार्क भी किया हुआ है। मार्केट में एक अप ट्रेंड है, मार्केट इस टाइम ट्रेड कर रही थी 21,700 पे। मार्केट ने एक हाई बनाया 22,700 का, मतलब मार्केट में ये करीब 1000 पॉइंट का एक बड़ा सा मूव है, ठीक है। ये जो मूव है वो ऑलमोस्ट 1038 पॉइंट्स का है, 1000 पॉइंट का मूव है, और ये मूव आया है करीब 20 दिनों के अंदर। 20 दिन में मार्केट जो है वो 1000 पॉइंट मूव कर गए हैं। सपोज़ करो किसी ने यहाँ पे कॉल बाई किया हो और 20 दिन तक उस कॉल को होल्ड किया, मतलब कि वो जो कॉल बाई करेगा तो कौन सा कॉल बाई करेगा, मंथली एक्सपायरी वाला। तो मंथली एक्सपायरी का उसने अगर कॉल बाई किया हो तो वो जो ट्रेडिंग कर रहा है वो बेसिकली मंथली एक्सपायरीज में कर रहा है। तो वो यहाँ पे जब कॉल बाई करेगा तो वो इस पूरे थ्रू आउट दिस ट्रेंड वो बिल्कुल भी मतलब हेजिटेट नहीं करने वाला है, वो हमेशा ही प्रॉफिट में रहेगा, हर समय वो प्रॉफिट में रहेगा और फाइनली यहाँ पे आके अपना प्रॉफिट बुक करेगा 1000 पॉइंट का अगर उसका टारगेट होगा तो, ठीक है। लेकिन जो इंट्राडे प्लेयर है उसके लिए क्या ये मायने रखता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है और 20 दिन तक मार्केट जो है वो अपसाइड ही गई है? इंट्राडे के लिए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंट्राडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। मतलब देखो ये मार्केट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, मार्केट में एक अप ट्रेंड है, लेकिन अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत सारे स्विंग बने हैं। जैसे देखो
सॉरी, जैसे ये देखो मार्केट में जो पहला स्विंग बना ये कुछ ये बना है, ठीक है। अभी देखो मैं मार्क कर रहा हूँ सिर्फ चीज़ों को, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या हुआ है, इसमें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ है कि जो इंट्राडे प्लेयर है उसके लिए जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में तो सिर्फ सिंपली हमको एक ट्रेंड दिखा, अब ट्रेंड की तरफ इसको पूरा मार्क कर लेते हैं तो ताकि थोड़ी चीज़ें क्लियर रहे हमको। चलो ये मार्क हो गया, ठीक है। अभी देखो मार्केट के पास एक तो था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो कि हमने ये मार्क कर रखा है रेड लाइन, ठीक है। उसमें क्या था कि मार्केट एक कंप्लीट अप ट्रेंड में थी, जिसने पोजिशनल ट्रेड जिसको लेना था अगर उसने लिया होगा तो वो एक सेकंड भी डरने वाला नहीं है कि उसे लॉस होगा, वो बेसिकली उसको होल्ड करेगा क्योंकि उससे प्रॉफिट दिखेगा भी। और मार्केट में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था कि मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव करेगी, ऐसा एक साइन नहीं दिखा, मार्केट अप ट्रेंड में थी। लेकिन फॉर इंट्राडे प्लेयर ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अपने लिए तो एक छोटा रिट्रेसमेंट भी अच्छा खासा लॉस दे सकता है, क्योंकि हम सेम डे ट्रेड लेते हैं और सेम डे काटते हैं। तो जब इंट्राडे ट्रेडिंग हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको ये ज़रूरी है कि हम इस इंटरनल स्विंग्स को अच्छे से पढ़ें। अब देखो इसमें हुआ क्या है कि मार्केट में एक अप ट्रेंड था, मार्केट ऊपर उठी है, उसके बाद उसने एक लो बनाया है, लेकिन ये लो अभी कंफर्म्ड नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं कंफर्म्ड है? यहाँ पे देखो मार्केट ने एक यार ये रेट कैसे हो गया, एक मिनट। देखो मार्केट में एक अप ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट ऊपर उठे, मार्केट नीचे आया, लेकिन अभी अपने को पता नहीं है कि इसमें लो कौन सा है। जैसे मार्केट ऐसे करके ये और डाउन भी तो जा सकती है, मार्केट एक नया लो क्रिएट कर सकती है। हमारे लिए अभी तक लो डिसाइडेड नहीं है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी लो बना रही है, ठीक है, लोअर लोज बनाते जा रही है छोटे टाइम फ्रेम पे। लेकिन इस वाली वेव को अगर देखो, ये जो बड़ी सी वेव है इसके लिए अभी भी हाईएस्ट पॉइंट ये है और अभी भी ये ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन मान लो कि अगली बार मार्केट इसको ब्रेक करती है, ठीक है, तो ब्रेक करेगी तो हम एक तो हाई मार्क करेंगे, तो हमारा हाई ये हुआ। कितने लोग कंफर्म्ड हैं कि हमारा लो ये और ये नहीं है, हमारा लो ये है, ठीक है। बाकी ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इंटरनल स्ट्रक्चर हैं। इस वेव के लिए ये दोनों लो का काम नहीं करेंगे, ये दोनों हमारे लिए कुछ भी नहीं है, एकदम मायने ही नहीं रखते हैं। हमारे लिए हाई ये था, हमारे लिए लो ये है, ठीक है। और जब हमारे लिए ये हाई था तो हाई जो है हमेशा क्या क्या किस तरीके से काम करता है, काइंड ऑफ रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। नॉर्मली भी ये चीज़ आप लोगों ने ग्राफ पे देखी होगी कि कोई भी मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो जो हाई होता है वो हमेशा एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। और जब भी ये हाई पॉइंट ब्रेक होगा, जैसे मान लो मार्केट ऊपर ही उठ रही थी तो अभी भी हमारा ये लो क्रिएट नहीं हुआ है, मान लो ये ऐसे होती, मान लो स्ट्रक्चर अभी कुछ ऐसा है, तो क्या हमारे लिए लो क्रिएट हो गया है? एकदम क्लियर रखो इस चीज़ को कि अभी लो क्रिएट हुआ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाला जो है लोएस्ट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि मार्केट दोबारा से यहाँ से एक नया लो क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो लो कब कंफर्म्ड होगा? लो तब कंफर्म्ड होगा जब मार्केट इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर एक कैंडल फॉर्म करे और इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि इसमें मार्केट स्ट्रक्चर में क्या तीन चीज़ें थी, एक था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा था चेंज ऑफ कैरेक्टर और तीसरा था इंड्यूसमेंट। तो जब ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी तो अपने पास एक चीज़ कंफर्म्ड हो गई कि ये जो लोएस्ट पॉइंट है
ये हमारा उस दिन का लो है, ठीक है। तो अपने पास क्या मिला, एक हाइयर हाई मिला और अपने पास एक हाइयर लो मिला। अभी मान लो कि मार्केट इस चीज़ को कंटिन्यू करे आगे की तरफ, ठीक है। चलो, मार्केट दोबारा से एक रिट्रेसमेंट ले रही है और फिर से इसने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर कौन सा है अपने लिए? अगला स्ट्रक्चर जो सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है वो रहेगा ये, ठीक है। इसको मार्क करते हैं, ये हमारा सेकंड हाई है। हमारा सेकंड लो कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं। कंफर्म्ड लो है ये, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, उसके बाद ये लो कंफर्म्ड है। जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा तब तक वो लो कंफर्म नहीं होगा। लो कंफर्म होने के लिए स्ट्रक्चर को ब्रेक होना ज़रूरी है। सॉरी। तो इसको क्या बोला था हमने? इसको बोला था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको लिख लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर रहे। बार बार नहीं लिखूंगा मैं, एक शुरू में आप देख लो, एक बार लिखते रहूँ बस। या फिर बॉस भी बोल सकते हैं, BOS, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू अगर करती है, एक चीज़ आप नोटिस करो इस चीज़ में कि जो जो हाईज बन रहे हैं वो एक के ऊपर एक बन रहे हैं, मतलब उनमें एक डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे ये हाई था, उसके ऊपर एक हाई बना, अगला हाई इसके ऊपर बनेगा, अगला हाई उसके ऊपर बनेगा, ठीक है। जैसे कि अपने जो मैंने वो चार्ट बनाया था उस पर आते हैं। जैसे ये देखो, मार्केट में एक हाई क्रिएट हुआ, अभी लो क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ अपने को नहीं पता। जैसे ही इस हाई को इसने ब्रेक किया, स्ट्रक्चर जैसे ही ब्रेक हुआ, अपने लिए एक लो क्रिएट हो गया। अब हमारा ये लो है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको लो बोलेंगे, इसको हाई बोलेंगे। और अगली बार जब वो स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो जो अगली बार हाई बनेगा उसको हम बोलेंगे हाइयर हाई। और नेक्स्ट टाइम जब मार्केट दोबारा से एक रिट्रेसमेंट देगी तो ये बहुत इंश्योर्ड रखना है कि ये जो रिट्रेसमेंट है वो पिछले स्विंग लो के नीचे की तरफ ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो इस केस में लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? सिर्फ इस स्ट्रक्चर में देखो, हाईएस्ट पॉइंट ये है और लोएस्ट पॉइंट ये है। इस स्ट्रक्चर में देखो लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो ये है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में देखो लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला है, ये जो मैंने मार्क किया है। अब एक चीज़ नोटिस करो कि जो लोअर लोज बन रहे हैं, अभी आप एक चीज़ समझ गए कि वो लो जो है वो कंफर्म कैसे होगा। कंफर्म करने के लिए स्ट्रक्चर का ब्रेक होना ज़रूरी है। जब मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी तो हम ये बोलेंगे कि ये लो जो है वो कंफर्म्ड हो गया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो लो है वो डिफेंडेड होना चाहिए, मतलब लो जो है हमेशा डिफेंड होना चाहिए। मार्केट जब भी रिट्रेसमेंट करे तो वो पिछले लो तक नहीं पहुंच पाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मार्केट ने इस यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिया था, यहाँ पे आप देखो मार्केट नीचे आनी स्टार्ट हुई थी, तो इसने इस लो को चैलेंज नहीं किया। मार्केट इस लो से ऊपर ही जाके वहीं से रिवर्स हो गई, ठीक है। अगली बार जब मार्केट ने दोबारा से एक रिट्रेसमेंट शो किया तो उसने इस लो को चैलेंज नहीं किया। ये जो पिछला लो बना है इसको उसने चैलेंज नहीं किया। मार्केट उसके पहले ही जाके क्या हुई, उसने रिवर्स दे दिया और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। अभी कितने लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो एक कंटिन्यूएशन का पैटर्न है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जितनी बार होगा वो उतना ही अच्छा है अपने लिए। ये हमको ट्रेंड के कंफर्म्ड होने का, मतलब ट्रेंड कंफर्म्ड है, ये कंफर्म कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है। जितनी बार स्ट्रक्चर ब्रेक होगा ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है, मतलब ट्रेंड अभी बदला नहीं है। अभी आप एक चीज़ नोटिस करो कि मार्केट ने इस बार जो अपना लो था क्या उसको रिस्पेक्ट किया? मार्केट ने इस बार अपने लो को चैलेंज किया। जो पिछला लो था मार्केट ने इसको तोड़ दिया और उसके नीचे आ गई। जब भी ऐसा होगा तो उसको हम बोलेंगे कि ट्रेंड जो है वो अब रिवर्स हो चुका है, कैरेक्टर जो है मार्केट का वो चेंज हो गया है। बार बार मार्केट अपनी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही थी और अचानक से अपने कैरेक्टर को उसने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म्ड कैसे होगा? मतलब ये सपोज करो कि मान लो मार्केट ने, जैसे अगर मैं एग्जांपल देखूं कहीं पे,
अब एक ऐसा ऐसा एग्जांपल हम लोग इस पे देखेंगे, ग्राफ चार्ट पे देखेंगे, जिसमें अपने पास फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे मार्क करते हैं, मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, ठीक है, मार्केट ने एक लो बनाया, मार्केट ने अपने पिछले स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, मार्केट फॉर्म्ड अ हायर हाई, मार्केट फॉर्म्ड अ लोअर लो, लेकिन मार्केट ने अपने पिछले लो को चैलेंज नहीं किया। जो उसका पिछला लो था वो कुछ ये वाला लाइन है, ठीक है, मार्केट इसको चैलेंज नहीं कर रही है। दोबारा से मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया, मार्केट ने फिर से एक लो बनाया, लेकिन इस बार भी मार्केट ने अपने पिछले लोअर लो को चैलेंज नहीं किया, सॉरी, मार्केट ने इस बार भी अपने पिछले हायर लो को चैलेंज नहीं किया, मार्केट फॉर्म्ड अनदर हायर लो, ठीक है। फिर उसने एक हायर हाई नहीं बनाया, मार्केट पहले से ही मतलब जो उसका हाईएस्ट पॉइंट था अभी भी इंटैक्ट है। तो एक चीज़ बताओ कि क्या ये वाला जो पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे मार्क किया, क्या ये लो का काम करेगा? ये लो का काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर तो ब्रेक हुआ नहीं ना। मैंने बोला था ना कि लो कन्फर्म्ड तब होगा जब पिछला स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हो जाता है यहाँ पे और फिर मार्केट नीचे आती, तो मार्केट मतलब ये कंडीशन तो वो मीट कर रहा है कि जो पिछला लो था उसको चैलेंज नहीं किया, मार्केट ने उसके ऊपर ही रिवर्सल ले लिया। पिछले वाले को तो उसने चैलेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर भी तो ब्रेक नहीं हुआ था। लोअर लो कन्फर्म्ड कब होता है? जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। तो मार्केट अब देखो नेक्स्ट टाइम जब मूव करती है तो उसने अपने इस पिछले वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। मान लो कि ऐसा होता है कि मार्केट ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, चलो इसको अच्छे से पहले मार्क कर लेते हैं। फिर मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर मार्केट दोबारा से उठी, एक हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो। और ध्यान से देखो मार्केट ने अपने पिछले लो को चैलेंज नहीं किया, मार्केट उठती रही है। लेकिन मार्केट इस बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दे पाई। मार्केट ने एक लो बनाया, लेकिन क्या वो कन्फर्म्ड लो है? वो कन्फर्म्ड लो नहीं है, ठीक है। कन्फर्म्ड लो कौन सा होगा? कन्फर्म्ड लो ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने कन्फर्म्ड लो ये वाला है, जहाँ पे इस टाइम ये आपको एरो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपने पिछले स्ट्रक्चर को, अपना जो पिछला स्ट्रक्चर था उसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है। मार्केट दोबारा से इक्वल हाई बनाती है और इस बार जब वो मार्केट गिर रही है तो उसने अपने पिछले लो को ब्रेक कर दिया है। अब देखो यहाँ मुझे 3 चीज़ें बहुत अच्छी दिखी हैं जो थोड़ी टेक्निकल हैं, उसको ध्यान से समझो। एक तो था यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मार्केट ऊपर उठ रही थी, उसने एक हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया। अगली बार जब मार्केट उठी तो अपने हायर हाई तक पहुंच भी नहीं पाई, मार्केट उसके पहले ही रिवर्स हो गई। रिवर्स होने के बाद उसने पिछला लोअर जो लो था उसको चैलेंज नहीं किया। तो हम ये बोल देंगे, एकदम कंफर्म रहो इस चीज़ में कि ये वाला जो लो था, ये वाला जो ये लो है वो एक्चुअली में कोई लो है ही नहीं, मतलब वो हमारा हायर लो नहीं है, उसको हम लो नहीं मानेंगे। जब हम अभी देखो इसके बेस पे ट्रेड कैसे लेना है वो हम लोग सीखेंगे। पहले मैपिंग तो सीख जाओ, मतलब जो चार्ट है उसको कैसे मैप करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे समझना है पहले वो समझ लो। बाकी ट्रेड कैसे लेंगे उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर बाद। इसको हम लो नहीं मानेंगे। कारण क्या है कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया था। अगर ये स्ट्रक्चर जैसे पिछली बार, हर बार देखो मार्केट अपने पिछले स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर रही है। अगर मैं रेक्टेंगल से इसको मार्क करूँ, सबको नहीं मार्क करूँगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर। मार्केट अपना जो पिछला स्ट्रक्चर था वो बार बार उसको ब्रेक कर रही है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब जब ब्रेक करेगी, जैसे ही उसने ब्रेक किया, मतलब इस कैंडल ने क्लोजिंग दी अपने पिछले स्विंग हाई के ऊपर, तो हमारे लिए ये जो लो है वो कंफर्म्ड हो गया, हमारा एक लो ये हो गया, ठीक है। मार्केट दोबारा से ऊपर उठती है इस बार। अच्छा चलो इसको हम मार्क करते हैं। जो हमारा हायर हाई था वो ये वाला था, ठीक है। हायर हाई हमारा ये है। मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेती है, लेकिन इस हायर हाई को, मतलब कि इस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाती। यहाँ पे क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है? तो हमारा आंसर है नहीं हुआ है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ तो क्या लो क्रिएट होगा? लो क्रिएट नहीं होगा। ये लो नहीं है, ये सिर्फ एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। मार्केट का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। मार्केट में जो रिट्रेसमेंट की वेव थी उसमें 2 वेव्स हैं, ठीक है। जैसे ये जो देखो मार्केट यहाँ से यहाँ डाउन ही तो आई है, तो डाउन आने में उसने 2 वेव्स क्रिएट किए हैं और दोनों ने
दोनों जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। कारण ये है कि उसने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया है। इस बार जब मार्केट ऊपर उठती है तो उसने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक किया है। अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझो, आई थिंक यहाँ पे थी ये चीज़, जहाँ पे अच्छा यहाँ पे भी नहीं है, तो हम यहीं पे सीख लेते हैं इस चीज़ को। सपोज करो ऐसा होता कि ये जो विक थी मार्केट में, ये वाली जो विक बनी है, ये विक यहाँ तक होती, ठीक है। सपोज कर लो कि मार्केट में ये वाली जो विक बनी हुई है, ये जो कैंडल बनी हुई है रेड वाली, इसकी विक जो है वो कुछ ऐसी होती, मान लो, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर उठी, फिर उसने एक बड़ी सी विक बनाई, कैंडल क्लोजिंग स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, कैंडल गिर गई, ठीक है, लेकिन वहाँ विक तो बनी गई है ना। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने एक ऐसा कैंडल बनाया जो पिछले वाले स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोजिंग दी। तो क्या हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कि ये इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। ये जो पिछला, अब ये जो हमारा जो स्विंग हाई बना था वो एक्चुअली में अब वो शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। तो अपने को अब एक ऐसी कैंडल चाहिए जो इसके ऊपर क्लोजिंग दे। तो इसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है या फिर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए जो नया इस हायर हाई बना है वो एक्चुअली में ये वाला नहीं है बल्कि ये है, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? ऐसे समझो कि जो पिछला स्विंग हाई बना था सॉरी, जो पिछला स्विंग हाई बना था मार्केट, उसमें हम स्ट्रक्चर ब्रेक तब बोलेंगे जब वो कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी। जैसे हर बार देखो कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है, अपने स्ट्रक्चर के ऊपर वो क्लोज कर रही है ना, तब तो हम ये बोल रहे हैं कि ये एक हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और जो पिछला लो बना था वो एक लोअर लो है, ठीक है, या फिर एक हाइयर लो है, जो भी कह लो। एक्चुअली में वो सिंपली ऐसा समझो कि एक हाई बन रहा है, एक लो बन रहा है, ऐसे समझ लो बस। इसको हम हाइयर लो बोलेंगे क्योंकि वो पिछले वाले से हाई है, इसलिए हाइयर लो बोलते हैं इसको, ठीक है। पिछले वाले से ये वाला हाई है तो इसको हाइयर हाई बोलते हैं, इसको हाइयर हाई बोलेंगे, इसको हाइयर लो बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो पिछले लो से हाइयर है इसलिए हाइयर लो है, और ये पिछले हाई से भी हाइयर है इसलिए हाइयर हाई है, ठीक है। अभी नॉर्मल समझ लो कि हाई लो बन रहा है बस, और कुछ नहीं। हाई के ऊपर अगर वो ब्रेक कर रही है तो हम ये बोलेंगे कि मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब ये है कि मार्केट में जो पैटर्न है वो कंटिन्यूएशन का है, मार्केट अपने ट्रेंड को इंटैक्ट रखे हुई है, मार्केट में जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं हुआ है अभी। हम दोबारा से उसी ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन इस बार आप नोटिस करो कि मार्केट में जो विक बनी है वो पिछले वाले स्विंग हाई के ऊपर उठी है, कैंडल क्लोज नहीं कर पाई। तो जो हमारा नया हाई क्रिएट हुआ है, जो नया स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, हाइयर हाई जिसको बोलेंगे, वो एक्चुअली में ये नहीं हो के ये वाला है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है तब तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और उसके पहले का लो हम लो मानेंगे। लेकिन अगर क्लोजिंग नहीं दे पाती है तो हम उसके पहले जो लेफ्ट साइड में जो स्विंग रहा है उसको लो नहीं क्रिएट करें, लो नहीं मानेंगे। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है तो जो, अब देखो लो मार्क करने का भी एक रूल है, वो ये है कि जो रीसेंट हाई है, मतलब जो हाइयर हाई बना है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा लो है, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में ये लो है ना, तो हमारे लिए लो का काम ये करेगा, ये वाला। और आप नोटिस करो कि मार्केट ने अपने सभी लोज को डिफेंड किया है। मार्केट वहाँ तक जब जब उठ रही है, उठने के बाद एक रिट्रेसमेंट आ रहा है तो मार्केट वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। अब ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहा काफ़ी समय तक, फिर अचानक क्या हुआ, मार्केट में एक डबल टॉप पैटर्न बना। अभी आप लोगों ने ये चीज़ सीखा होगा, डबल टॉप, ठीक है, WM सब तो पढ़े हो ना, ठीक है। तो चलो अभी छोड़ देते हैं, डबल टॉप पढ़ेंगे हम लोग, कैसे बनता है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं। अभी ये समझो कि मार्केट में एक जो हाइयर हाइज थे वो नए नए क्रिएट होते जा रहे थे। अब जैसे यहीं पे देखो, अगर मैं इसको मार्क करूं तो मार्केट जो है इस बार उसने लोअर लो क्रिएट ही नहीं कर पाई। जैसे इसको तुम क्या लोअर लो मानोगे? हमारे लिए देखो ये तो लोअर लो तो था, क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपने पिछले स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, जो ये वाला स्ट्रक्चर था, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद
मार्केट ने एक लो क्रिएट किया और जो अपना पिछला स्ट्रक्चर था उसको भी ब्रेक किया। जैसे यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे हाइयर हाई का, तो मार्केट ने हाइयर हाई को तोड़ दिया और मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट किया और एक हाइयर लो क्रिएट हो गया। लेकिन अगली बार क्या हुआ, मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया और जब मार्केट उठ रही थी तो मार्केट इसको चैलेंज नहीं कर पाई, एक नया हाई नहीं क्रिएट कर पाई, इसीलिए ये नया लो भी नहीं बना है। ठीक है, तो लो फिर बनेगा कौन सा, हमारे लिए लो का काम ये करेगा। हमारे लिए नेक्स्ट लो कौन सा है, ये वाला है, न कि ये वाला है। ठीक है, और नया हाई कौन सा है, जाहिर सी बात है ये वाला है। क्यों, क्योंकि इसने पिछले वाले हाई को, जो हमारा जो रिसेंट जो मतलब इमीडिएट लास्ट हायर हाई था, उसके ऊपर मार्केट ने एक कैंडल क्लोजिंग दी है। सपोज करो ये जो विक है जो बनी हुई है, ये इस कैंडल की ये विक इतनी बड़ी होती तो क्या हम इसको मानते, नहीं मानते। जो मैंने यहाँ पे समझाया था, इस कंडीशन में हमने ये नहीं बोला था कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। क्यों, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी थी, कैंडल की विक बनी हुई है। तो हमारे लिए जो हमारे लिए जो नया हायर हाई है वो ये है, और इसके ब्रेक पे हमने बोला था कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है, मार्केट में हायर जो लोज थे वो कम्प्लीटली डिफेंड हो रहे हैं, हर बार डिफेंड किए जा रहे हैं। ठीक है, मार्केट अपने लोज को डिफेंड कर रही है। जैसे एक लो ये था, एक लो ये है, सारे लोज डिफेंड हो रहे हैं। ठीक है, मार्केट में दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने एक लो क्रिएट किया। कितने लोग कहेंगे कि इसने लो क्रिएट नहीं किया, क्या इसको तुम लो मानोगे? हम लो नहीं मानेंगे। कारण ये है कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कहाँ किया है, ये देखो, मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक ही नहीं कर पाई है। और मैं बार बार ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करेगी तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में जो लो है वो लो का काम नहीं करेगा, मतलब इसको हम लो मानेंगे नहीं। हमारे लो अभी भी ये है, मार्केट में ये सिर्फ एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मार्केट में ये कोई लो नहीं है। तो मार्केट क्या करती है, दोबारा से गिरती है और गिरने के बाद अपने पिछले स्विंग लो को भी रेस्पेक्ट नहीं करती है, इसको भी उसने ब्रेक कर दिया है। अब जब इसको उसने ब्रेक किया, जो पिछला स्विंग लो था उसको जब मार्केट ने ब्रेक किया, तो हम इसको बोलेंगे कि ये कैरेक्टर का चेंज है, मतलब कि जो मार्केट का कैरेक्टर है वो अब चेंज हो रहा है। इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे, जिसको कॉच बोलते हैं, COCH। ठीक है, दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा, मतलब ये मैपिंग जो हम कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा हमको। इसका फ़ायदा बेसिकली अपने को ट्रेंड को मतलब ये डिसाइड करने में होगा कि ट्रेंड जो है वो कैसा है। जब हम ट्रेड लेने जाएंगे तो हम सबसे पहले ये डिटरमाइन तो करेंगे ना कि ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो इसमें अपने को एकदम क्लियर रहना है कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब कि जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर रहा है, जबकि जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो एक चेंज ऑफ ट्रेंड है, उसमें ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें क्या होगा, मार्केट इसमें एक लो बनाएगी। ठीक है, एक हायर लो बनाएगी, फिर मार्केट में एक लोअर लो बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे हुआ क्या है, अगर इसको मैं मार्क करूँ, मार्केट में एक हायर लो बना है, मार्केट में एक लोअर लो बना, और इस बार क्या हुआ कि मार्केट में जो पिछला लो था मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, उसने उसको ब्रेक किया। ठीक है, तो मार्केट ने जब उसको ब्रेक किया तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। अभी देखो पिछला लोअर लो भी चैलेंज हो गया, और इस बार मार्केट ने जो लो बनाया था, एक लोअर लो, उसके बाद एक हायर लो था, जब लोअर लो बन गया तो कितने लोग ये बोलेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने एक ऑलरेडी लोअर लो बना रखा था, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक दिया। ठीक है, इसको मार्क करो, मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक दिया। ठीक है, ब्रेक देने के बाद मार्केट इस लोअर लो के नीचे क्लोजिंग दे रही है। अब जब क्लोजिंग देखी तो मैंने क्या बताया था कि जैसे देखो हाई वाले में क्या होता था कि मार्केट के इमीडिएट लेफ्ट में जो स्विंग था वो लोअर लो का काम करता था। ठीक है, सॉरी, जो इमीडिएट लेफ्ट में था वो हायर लो का काम करता था। इस केस में क्या होगा कि मार्केट के इमीडिएट राइट में जो होगा
वो किसका काम कर लेगा, लोअर लो का। तो ये एक लो क्रिएट हो गया अपने पास, ये वाला। इसको हम बोलेंगे हाइयर लो, क्यों, क्योंकि वो पिछले वाले ये जो लो क्रिएट हुआ है इससे ऊपर है, इसको बोलेंगे लोअर लो। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ कि मार्केट ने पिछली बार अब जब उठना स्टार्ट हुई है तो उसने अपने पिछले लो को एकदम रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है। ठीक है, उसके ऊपर उसने क्लोज किया, तो हम ये बोलेंगे कि कैरेक्टर दोबारा से चेंज हो गया। तो यहाँ कितनी बार कैरेक्टर चेंज हुआ है, 2 बार चेंज हुआ है। अब इसी को अगर मैं ग्राफ बना के समझाऊँ या फिर डायग्राम कह लो, तो देखो क्या हो रहा है, मार्केट एक हायर हाइज क्रिएट करते जा रही है। लोज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हायर हाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने लोग कहेंगे कि अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में ही है? चलो अब यहाँ पे मार्क करते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो अपने लिए हाइयर हाई का काम कर रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, 5वां हाइयर हाई कौन सा है, ये वाला है। क्यों, क्योंकि पिछला लो जो ये लो बना है उसने पिछले लो को चैलेंज नहीं किया है। ठीक है, अब देखो अपने लिए सबसे रीसेंट लो कौन सा है, तो उसको मार्क करो, तो सबसे रीसेंट लो ये वाला है। ठीक है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट अपने इस लो को ब्रेक कर रही है। तो कितने लोग कंफर्म्ड हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि चेंज ऑफ कैरेक्टर है। मतलब मार्केट यहाँ पे तो कंटिन्यूसली अपने स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करती जा रही है। जैसे ये यहाँ पे जब मार्केट ब्रेक कर रही है तो ये अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है, जिसको हम बोलेंगे BOS, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। लेकिन जो यहाँ पे ब्रेक हुआ है वो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ बल्कि कैरेक्टर ही चेंज हो गया है। ठीक है, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जितनी बार हो रहा था मार्केट जो थी अप ट्रेंड में थी, लेकिन जैसे ही वो इसके नीचे क्लोजिंग दे रही है तो मार्केट का जो कैरेक्टर है वो चेंज हो चुका है, उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो जितनी बार मार्केट अपने स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर रही है, अब देखो इसका फ़ायदा ट्रेडिंग में कैसे होगा, इसके बेसिस पे अगर तुमको ट्रेड लेना है तो हम कैसे लेते हैं। हम अपने पिछले स्विंग हाई को मार्क करते हैं। ठीक है, जब कैरेक्टर जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद हम ट्रेड नहीं लेंगे, ब्रेक होने के बाद हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। क्योंकि हमको ये पता है कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बार बार ब्रेक हो रहे हैं, तो ये कंफर्म्ड है कि जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है। मतलब कि इस वाले कंडीशन में मैं अगर बताऊं तो जो ट्रेंड है वो अपसाइड के लिए है, अप ट्रेंड है। तो हम क्या देखेंगे, हम एक कॉल का पोजीशन देखेंगे, हम कॉल को ही बाई करेंगे। पुट साइड में हम नहीं सोचेंगे अभी ट्रेड लेने का। क्यों, क्योंकि बार बार मार्केट अपने पिछले स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करती जा रही है। तो हम ट्रेड लेंगे कब, अब देखो अपने लिए जो हाई है वो तो ये हो गया और जो लो है वो ये हो गया। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वो अपने पिछले लोअर लो को तो चैलेंज करेगी नहीं। तो कितने लोग ये चीज़ एकदम अच्छे से बता देंगे कि मार्केट में जो अपना SL होगा, अभी छोड़ो एंट्री कहाँ पे होगा वो बाद में देखेंगे, कितने लोग ये बताएंगे कि जो अपना SL होगा वो इसके नीचे होना चाहिए, इस वाले के नीचे होना चाहिए अपना SL। एंट्री कहाँ पे होना चाहिए, तो जो पिछला स्विंग हाई था वो अब एक तरीके से सब, पहले वो रेसिस्टेंस का काम करता था, अब वो एक सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट में एंट्री हमारी कुछ ऐसी होगी और जो SL होगा वो अपना पिछला स्विंग लो होगा। मार्केट यहाँ तक पहुँचेगी नहीं, क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और अपने स्ट्रक्चर को बार बार ब्रेक कर रही है। ठीक है, तो हमारा ट्रेड कुछ ऐसा होगा। ये ट्रेड लेने के लिए हमको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। मार्केट जैसे हम जो मैपिंग कर रहे हैं इसका यूज़ है ट्रेड लेने के लिए ऐसे कुछ। ठीक है, अभी मान लो किसी को पुट साइड में ट्रेड देखना है, या फिर मान लो वो अब उसने कॉल साइड में कॉल होल्ड कर रखी है, तो मार्केट जब यहाँ पे इसको ब्रेक करेगी, इस वाले पॉइंट को, जैसे ही उसने इस लोअर लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, अगर कोई होल्ड करके रखा है कॉल को तो उसको वहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो साइन है वो ये शो करता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। अब इस पे हम कैसे ट्रेड लेंगे, तो ऐसा समझो, इसको डिलीट कर देते हैं। मार्केट में एक लो बन रहा है, हायर लोज। ठीक है, ठीक है, मार्केट अपने स्ट्रक्चर को दोबारा से ब्रेक कर रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है।
तो जब अगली बार हम ट्रेड लेने जाएंगे तो हम क्या सोचेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, अब जाहिर सी बात है मार्केट, अगर मैं दोबारा से थोड़ा पाथ को और लंबा ड्रॉ करूँ तो ये पिछले जो इसका जो लो था, लो तो ये है ना, इसको तो वो चैलेंज करेगा नहीं। ठीक है, मार्केट मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकती है, इस लेवल तक जा सकती है जहाँ पे उसने कैरेक्टर को चेंज किया था और दोबारा से यहाँ से एक फॉल ला सकती है। तो जब हम ट्रेड लेंगे तो हमारा एक शॉर्ट पोजीशन कुछ ऐसे बनेगा, इसको डिलीट कर देते हैं, कि जो अपना लोअर लो होगा वो इस लो से मैच करेगा और जो अपना एंट्री होगी वो इस वाले पॉइंट से मैच करेगी। ठीक है, ये हमारा हो गया हायर लो, ये हमारा हो गया लोअर लो। मार्केट जब दोबारा से एक हायर लो बनाएगी तब हम उस पर ट्रेड लेंगे और अपना टारगेट जो अपना एसएल होगा वो कहाँ पे रखेंगे, पिछले स्विंग लो के नीचे रख लो या फिर पिछले स्विंग लो के आसपास रख लो। ये तो स्ट्रक्चर मैपिंग के बेस पे हम जो ट्रेड लेते हैं वो इस बेस पे लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने ये सीखा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, और मैंने इसको आपको चार्ट पे भी करके एक्सप्लेन किया, और इसमें जो छोटे छोटे 2 रूल्स थे मैंने वो बताए आपको। अभी देखो तीसरा चीज़ हम ये जानेंगे कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अभी अपने को सीखना है इंड्यूसमेंट। देखो गाइस, अभी इंड्यूसमेंट सीखने से पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है मैं उसको उसी चीज़ को आपको एक सम अप करूँगा छोटा सा 3-4-5 मिनट में, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो अभी मैंने बताया कि मार्केट जो है वो वन साइडेड तो जाती नहीं है, मार्केट वेव्स में मूव करती है। ठीक है, और हर बार जो मार्केट उठती है तो वो फिर गिरती भी है। ठीक है, अब देखो क्या है कि जब मार्केट उठने के बाद गिरी, मतलब कि एक रिट्रेसमेंट आया, लेकिन रिट्रेसमेंट आके मान लो मार्केट दोबारा से उठना स्टार्ट करती है और जो पिछला हाई था उसको ब्रेक करती है, जैसे इसको उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो जैसे इस स्ट्रक्चर को वो ब्रेक करेगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हमारा लो जो है वो कंफर्म्ड हो गया, तो अब इसको हम बोल देंगे हायर लो, और ये हमारे लिए है हायर हाई। ठीक है, फिर से मार्केट देखो एक रिट्रेसमेंट लेगी, रिट्रेसमेंट लेने के बाद दोबारा से मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारा लो कंफर्म हो गया, तो ये हमारे लिए दूसरा हायर लो हो गया और ये हमारा हायर हाई रह गया। ठीक है, फिर से मार्केट एक रिट्रेसमेंट करती है, सपोज करो इस बार मार्केट पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, दोबारा से डाउन आ गई। ठीक है, डाउन आने के बाद फिर उठती है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि हमारे लिए जो हायर हाई का काम करेगा वो ये करेगा, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब मानते हैं जब इस हायर लो ब्रेक होता है, तो हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारे लिए एक लो क्रिएट हो गया, वो लो ये होगा। अब एक चीज़ समझो कि जो लो है वो कैसे मार्क करोगे, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ उसके बाद एक हायर हाई बनेगा। हायर हाई कब बनता है, ठीक है, हायर हाई जैसे लो तो कंफर्म तब होगा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, हायर हाई कंफर्म कब होगा, हायर हाई कंफर्म तब होगा जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट होगा। इंड्यूसमेंट मतलब लिक्विडिटी। ठीक है, अब इसको अच्छे समझो, मार्केट इसे उठ रही थी, उठने के बाद उसमें एक रिट्रेसमेंट आया, फिर दोबारा से मार्केट उठी, मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ठीक है, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो हमने इसको बोला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और चूंकि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है तो ये हमारे लिए हायर लो का काम करेगा, लो कंफर्म्ड हो गया। अब जैसे ही मार्केट गिरना शुरू होगी, सपोज करो तो हमारे पास एक लेवल मिलेगा, एक्चुअली 2 लेवल्स हैं, बट जैसे एक देखो, एक ये है जो पिछला रेसिस्टेंस था, वो मार्केट के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे ये एक पिछला रेसिस्टेंस था और ये हमारा पिछला लो है। ठीक है, तो मार्केट चाहे तो या तो यहाँ से रिट्रेस करके दोबारा से उठ जाए और अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करे। ठीक है, या तो मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करे और फिर यहाँ से उठनी स्टार्ट हो। तो इस कंडीशन में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो वैसे ही होगा जैसे पिछले वाले में था, वही सेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब देखो इंड्यूसमेंट होता क्या है, इंड्यूसमेंट सिंपली कुछ नहीं है, वो लिक्विडिटी हंट है, लिक्विडिटी है। तो एक चीज़ बताओ, मैंने बताया था ना अभी कुछ देर पहले कि जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो लोग
जो ट्रेड लेते हैं वो कैसे लेते हैं, तो वे बेसिकली पिछले हाई को टारगेट करते हैं कि मार्केट जब रिट्रेस करके पिछले हाई पे आएगा तो हम यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और अपना एसएल जो है वो कुछ ऐसा रखेंगे कि वो लो हायर लो के जस्ट पास रहे या फिर उसके नीचे रहे। तो लिक्विडिटी हंट कब होगी, जब मार्केट रिट्रेस कर रही हो और दोबारा से उस हायर लो को चैलेंज कर दे, मतलब कि इसके ऊपर कैंडल तो ऐसे क्लोज हो लेकिन विक रह जाए नीचे, तो इधर वाले जो स्टॉप लॉसेज हैं वो तो हंट हो गए ना सारे, वो तो सारे स्टॉप लॉसेज जो थे वो मतलब निकल गए वो, ठीक है। तो जब ये यहाँ वाली लिक्विडिटी जब स्वीप हो जाती है और स्वीप होकर मार्केट फिर से उसी डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करता है जिस डायरेक्शन में वो पहले कर रहा था, तो इस स्वीप को हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। और जब ये इंड्यूसमेंट हो गया, मार्केट ऊपर उठनी स्टार्ट हो गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो हमारा लो जो है वो कन्फर्म्ड हो जाता है। और हमारा हाई कब कन्फर्म होगा, हमारा हाई भी तब कन्फर्म होगा जब ये इंड्यूसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपने समझी अभी तक कि एक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, जब मान लो मार्केट ऐसे नीचे आ रही हो और इस हायर लो के नीचे क्लोजिंग दे दे। अब देखो दोनों में फ़र्क था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैंडल जो है वो क्लोज होनी चाहिए इनके नीचे या फिर इनके ऊपर, लेकिन इंड्यूसमेंट में क्लोजिंग ज़रूरी नहीं है, क्लोजिंग तो होनी ही नहीं चाहिए, हो गई तो फिर वो चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसा बिहेव करेगा। क्लोजिंग नहीं होगी, सिर्फ विक बनेगा, मतलब यहाँ की लिक्विडिटी सिर्फ स्वीप होगी, बाकी वो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला देखो। अब यहाँ पे मान लो यहाँ तो मत चलो मार्केट यहाँ तो मतलब जैसे कैंडल क्लोज कर दी नीचे, सपोज करो कैंडल क्लोज नहीं करती, सिर्फ विक होता, जैसे यहाँ पे देखो बड़ी सी विक है, मान लो कि ये पूरी की पूरी विक होती, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि मार्केट में एक इंड्यूसमेंट हुआ है, मार्केट ने लिक्विडिटी तो स्वीप की है लेकिन वो नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई। इस कंडीशन में तो दे रही है, वैसे एग्जांपल खोजना होगा हमको जहाँ पे ये चीज़ हो रही हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप समझ रहे हो कि इंड्यूसमेंट होता है क्या। इंड्यूसमेंट सिंपली वो लेवल है, मतलब जहाँ पे स्टॉप लॉसेज लगे होंगे और मार्केट उसको स्वीप करके ऊपर उठ जाए। तो तीन चीज़ें होंगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लिक्विडिटी। अब देखो यही तीनों के बेस पे हम स्ट्रक्चर, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है उसकी मैपिंग करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैपिंग वो सिखाया था कि कैसे मतलब करते हैं मैपिंग चार्ट पे। जैसे ये देखो, इसको हम पाथ ड्रॉ करते हैं। अब इसको, ये मार्केट स्ट्रक्चर को उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे हो, तो अब थोड़ा मैं तेज़ी से इसको सम अप करूँगा। मार्केट देखो गिरी, उसके बाद ऊपर उठी, फिर गिरी, फिर ऊपर उठी, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर ऊपर उठी। अब देखो ये जो इस बार उठ रही है मार्केट, वो बेसिकली क्या करी, वो क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर है क्या? डेफिनेटली है भाई, क्योंकि ये पिछला लो तो यही है ना, पिछले लो के ऊपर कैंडल क्लोज कर रही है। सपोज करो कैंडल क्लोज नहीं करती, सिर्फ विक होती और कैंडल जो है इस लो के नीचे ही क्रिएट करती, तो हम बोलते कि जो लिक्विडिटी स्वीप है वो हुई नहीं है, इंड्यूसमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। बट यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है और इमीडिएटली एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दोबारा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो पिछला लो भी ब्रेक हुआ और लो, अब जब लो ब्रेक हो गया तो हमारे लिए तो नेक्स्ट लो ये हो गया ना, और ट्रेंड जो है मार्केट का रिवर्स हो गया। पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में थी लेकिन अब अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में होने के बाद तुरंत इमीडिएटली मार्केट रिटर्न होती है और वो जो पिछला स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देती है यहाँ, यानी कि दोबारा से एक यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। तो यहाँ पे दो बार कैरेक्टर चेंज हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। अभी जैसे इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, जैसे 3 मिनट पे देखोगे तो इसमें आप देखो कि कहाँ गए, ये देखो मार्केट में जो लो था वो उसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी, ठीक है। जैसे क्लोजिंग देगी तो जो हमारा पिछला ट्रेंड था वो चेंज हो गया, कैरेक्टर जो है मार्केट का चेंज हो गया है, मार्केट उठनी स्टार्ट हुई, लेकिन अगले ही पल जब मार्केट गिरी। अब देखो ये छोटे टाइम फ्रेम पे हो रहा है तो आपको ये सिर्फ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जब भी हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे, 1 आवर 4 आवर या फिर डे टाइम फ्रेम पे, 2 मिनट 3 मिनट पे नहीं करेंगे। बट मतलब जैसे कहते हैं ना, जो चीज़ बड़े टाइम फ्रेम पे हो रही है सेम कॉपी होती है ना छोटे टाइम फ्रेम पे, तो वैलिड तो यहाँ भी वही चीज़ है, लेकिन चूंकि ये छोटे टाइम फ्रेम पे है तो नॉइज़ ज़्यादा रहेगा,
बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा तो नॉइज़ कम रहेगा। नॉइज़ मतलब जो डिस्टर्बेंसेज हैं, जैसे तुरंत देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जगह तुरंत चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और अगले ही पल फिर से कैरेक्टर चेंज हो गया। मार्केट जो थी डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आई और फिर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ गई, ठीक है। तो ऐसे मैप करते हैं। अब देखो मैप का क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, ये तो अभी बाद में डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में हम लोग। बस ये हमने मैपिंग करनी सीखी है कि हम ऐसे मैप करेंगे। ट्रेंड को पहचानना है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, और ट्रेंड के अपोजिट में जाना है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। इंड्यूसमेंट उन दोनों के बीच का वो एरिया है जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक है। 3 चीज़ हम समझ गए। अब देखो इस दूसरे पार्ट में मार्केट स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने एक आइडिया ले लिया कि ऐसे मार्केट बिहेव करती है। मार्केट वेव्स में मूव करती है, और सारे वेव्स जो हैं वो किसी न किसी ट्रेंड का हिस्सा होते हैं, या तो अप ट्रेंड का या तो डाउन ट्रेंड का, ठीक है। अब देखो हम लोग मार्केट में कैंडल्स को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कैंडल के पीछे, जैसे कैंडल जब फॉर्म होती है तो फॉर्म होते हुए देखना और जो उसकी विक होती है उसको रीड करना, अगर ये 2 चीज़ आप सीख ले रहे हो तो आप नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट कर सकते हो बहुत हद तक, ठीक है। जैसे ये देखो, जैसे यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल बनी है बड़ी वाली ग्रीन वाली, इतनी बड़ी कैंडल पूरे चार्ट में कुछ नहीं दिख रही है। कहीं दिख रही है? कहीं नहीं दिख रही ना। तो इतने बड़े कैंडल का सिग्निफिकेंस क्या है? ऐसी कैंडल हो गई, फिर ऐसी कैंडल्स खोजो जहाँ पे बड़ी बड़ी विक हों, उनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो हम लोग कैंडल को पढ़ेंगे और उसके पीछे की साइकोलॉजी जानेंगे कि वो कैंडल फॉर्म कैसे हुई है, और फॉर्म होने के बाद जो उसकी विक है उसको रीड करके हम कैसे अगला जो कैंडल है उसको प्रेडिक्ट कैसे करेंगे। तो अब इस चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे, जो हमारा सेकेंड पार्ट है। तो गाइज देखो, सेकेंड पार्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो कैंडल है वो बेसिकली जापानीज इन्वेंशन है, और कैंडल कई टाइप्स की होती है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप हर चार्ट में ये चीज़ मिलेगा आपको, कैंडल्स लिखा है, बार्स लिखा है, हॉलो कैंडल्स लिखी है। बहुत लोग बार्स पे काम करते हैं। बार्स कुछ ऐसे दिखती है जिसमें ये वाला जो एरिया होता है वो उसकी ओपनिंग होती है, और ये वाला जो एरिया होता है उसकी क्लोजिंग होती है। जहाँ पे ये 2 आप देख रहे हो ना, मतलब ये कैंडल के बाहर थोड़ा सा हिस्सा निकला हुआ है, तो ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, और जो ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है। तो बार्स में ये ऐसे दिखती हैं। अगर कैंडल लगाओगे तो आप नॉर्मली, हम लोग कैंडल पे काम करते हैं तो हमारी कैंडल ऐसे दिखती है। अब देखो कैंडल्स तो कई टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखो, एक कैंडल होती है, अभी देखो नाम वाम पे हम लोग अपन नहीं जाएंगे, सिंपली कैंडल को पढ़ रहे हैं तो कैंडल तक ही रेस्ट्रिक्ट करेंगे खुद को। 2 चीज़ आप समझते हो कि कैंडल जो है, एक होती है रेड कैंडल, एक होती है ग्रीन कैंडल। अब अगर कोई बोलता है कि जो रेड कैंडल है वो सेलर की कैंडल है और ग्रीन कैंडल जो है वो बायर की कैंडल है, तो क्या ये चीज़ सही है? क्या ये हम कह सकते हैं कि जो रेड कैंडल होती है वो सेलर की कैंडल होती है और जो ग्रीन कैंडल होती है वो बायर की कैंडल होती है? ये पूरी तरीके से गलत है। ये कॉन्सेप्ट गलत है। मतलब ये जो कैंडल का जो कलर है वो डिसाइड नहीं करता कि वो किसकी कैंडल है, सेलर की कैंडल है कि बायर की कैंडल है। तो गाइज अभी तक हमने सीखा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। जो कैंडल होती है उसका कलर मैटर नहीं करता, और कैंडल बायर की है कि सेलर की है वो डिपेंड करता है उसके विक के ऊपर और उसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई है, कहाँ पे खुली थी, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि वो बायर का कैंडल है कि सेलर का कैंडल है। अभी देखो एक एक कैंडल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अभी जो है हम ये सिर्फ हमको ये पता करना है कि जो कैंडल है क्या उसके बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं। जैसे हमने ये पढ़ रखा है कि अगर हैमर कैंडल बनती है, जैसे यहाँ पे देखो एक हैमर कैंडल बनी हुई है, तो क्या इसके बेस पे हमें ट्रेड लेना चाहिए था? तो उसके पहले लॉजिक समझ लो कि हैमर कैंडल में हुआ क्या है। हैमर कैंडल फॉर्म कैसे होती है? देखो इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई थी इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। 21,668 पे मार्केट जो कैंडल है वो ओपन हुई। उसके बाद वो पहले नीचे गई होगी, मतलब कि उसमें सेलिंग आई होगी, सेलर्स बैठे होंगे, 21,905 तक गई है। अगर आप देखोगे तो ये 21,970 से 21,905 ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का फॉल है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं
और एक रेक्टेंगल से सिर्फ इसका विक मार्क करते हैं हम लोग। ठीक है, सिर्फ विक को मार्क करते हैं। अभी बड़े टाइम फ्रेम पे इसको हम देखेंगे। ये हमने विक मार्क कर दी इस कैंडल की। अभी देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो ये कैंडल एक हैमर कैंडल दिख रही है। उसमें ये दिख रहा है कि मार्केट जो कैंडल है वो खुली थी 21,970 पे, उसके बाद 70 पॉइंट का फॉल आया, सेलर्स उसमें बैठ गए। फिर वो जितने भी सेलर्स थे, जितने भी सेलिंग ऑर्डर आए थे, सारे के सारे ऑर्डर्स बाई कर लिए गए। और सिर्फ बाई ही नहीं किए गए, ज़्यादा मतलब जितनी सेलिंग हुई थी उससे ज़्यादा बाइंग आई, तभी तो ये कैंडल पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। ठीक है, कैंडल में क्लोजिंग कैसी है? पॉजिटिव है। कैंडल में नेगेटिव क्लोजिंग कब बोलेंगे? जब मार्केट जहाँ जो कैंडल है जहाँ खुली थी उसके नीचे क्लोजिंग देगी। जैसे इस कैंडल में क्लोजिंग नेगेटिव है, इस कैंडल में क्लोजिंग पॉजिटिव है। ग्रीन कैंडल में कैंडल की क्लोजिंग वो पॉजिटिव है। तो हमने ये सुना है कि अगर मार्केट में कहीं हैमर दिखता है तो आप एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हो, मतलब कि ऊपर के लिए एक ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मार्केट वहाँ से फिर ऊपर जाएगा। क्यों? रीज़न वही था कि जितनी सेलिंग आई थी उससे ज़्यादा बाइंग आ गई है, और जो कैंडल है वो ऐसी क्लोज हुई है जिसको हम एक बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। अभी देखो ठीक अपोजिट साइड में जाओ, जिस दिन इस वाली कैंडल को देखो, इसको बोलते हैं, ये इसका भी एक स्पेशल नाम है। अभी वो सब हम लोग पढ़ेंगे एक एक कैंडल फॉर्म कैसे हुई है, लेकिन इसको देखो, इस कैंडल और इस कैंडल में क्या फ़र्क दिख रहा है? इस कैंडल और इस कैंडल में क्या फ़र्क दिख रहा है? इस कैंडल में जो इस चीज़ में हुआ है, इस कैंडल में जो चीज़ हुई है एग्जैक्टली अपोजिट इसमें हुआ है। देखो कैसे हुआ होगा। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, इसका जो रेंज है वो चीज़ मार्क कर लेते हैं हम लोग। इसमें देखो क्या हुआ कि जो कैंडल है वो खुली यहाँ पे थी 22,340 पे, फिर वो पहले ऊपर गई होगी, मतलब कि उसमें बाइंग आई होगी। तो 340 से 390 गई, 50 पॉइंट की उसमें बायर्स बैठ गए, 50 पॉइंट्स उसको ऊपर लेके गए, अच्छी वाली बाइंग आई, ठीक ठाक बाइंग आई। अभी आपको यहाँ इस कैंडल पे जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिख रहा होगा कि ये कोई बाइंग नहीं है तो सेलिंग हो गई, बट आप देखोगे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे तो पहले बाइंग आई होगी फिर एक सेलिंग आई होगी। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर पहले। अभी ये समझ लो कि ये फॉर्म कैसे हुआ होगा। तो पहले ये ऊपर गया होगा, उसके बाद नीचे आया होगा, और जितनी बाइंग हुई थी उससे ज़्यादा सेलिंग आ गई होगी, तभी तो ये कैंडल नेगेटिव क्लोज हुआ है। अब ठीक इसी चीज़ को छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हुआ क्या है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ और हम वहाँ चलते हैं जहाँ पे ये कैंडल्स फॉर्म हुई थी। अब देखो ये चीज़ है, हमने रेंज मार्क कर दिया। आपको ध्यान हो अगर, तो हम लोगों ने वही हिस्सा मार्क किया था जो विक थी, बॉडी को हम लोगों ने मार्क नहीं किया था। दोबारा से देख लो अगर मिस कर गए हो तो। हमने इस हैमर के भी विक को ही मार्क किया है, और इस वाली पिन बार के या फिर इन्वर्टेड हैमर के विक को ही हमने मार्क किया है, बॉडी को मार्क नहीं किया है। तो जो भी आपको इस एरिया में दिखेंगे कैंडल्स वो सारे विक्स होंगे सिर्फ। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम गए, हम दोबारा से वहीं पहुंचते हैं। अभी जो तुमको हैमर की विक दिख रही थी ना नीचे वाली, वो देखो वो कुछ ऐसी है, ये उस हैमर की विक है। अब इसमें एनालाइज करो हुआ क्या है। आप लोगों ने पढ़ा तो पैटर्न होगा ही, डब्लू पैटर्न। ध्यान से देखोगे तो यहाँ डब्लू बना हुआ है। मार्केट में सेलिंग आई थी, फिर ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद फिर से एक पुल ऑफ आया, जो पिछला लो था वो मार्केट ने उस लो को ले लिया, और फिर ऊपर उठी और एक ऐसी कैंडल बनी जिसने उस पूरे स्ट्रक्चर को एनगल्फ किया। अभी देखो सेम चीज़ है, मैं सेटअप के बेस पे तुमको बताता हूँ तो तुमको लगता है कि उसके पीछे प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा है, उसके पीछे कैंडल स्टिक काम नहीं कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं उसके पीछे, वो बैकग्राउंड में प्राइस एक्शन चल रहा है। हमें पता है ना कि जब ये पैटर्न बनता है तो वो एक लंबे टाइम फ्रेम पे एक हैमर ही बना होगा, नीचे से बाइंग आई होगी। ठीक है, तो अभी आप देखो तो एक इनगल्फिंग पैटर्न बना, पैटर्न इनगल्फिंग जो हम लोगों ने सेटअप नंबर 2 पढ़ा है, बट उसको छोड़ो, अभी कैंडल को देखो। तो जो हमने विक पढ़ी, जो हमने विक देखी थी हैमर की, वो एक्चुअली में सिर्फ ये हिस्सा है। ठीक है, जिसमें क्या हुआ है कि पहले सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई और फिर बाइंग आई, कुल मिला के रिजल्टेंट क्या रहा? शून्य। जहाँ पे मार्केट जैसे सिर्फ इतना देखो, इस हिस्से को देखो, सिर्फ इसी हिस्से को देखो, ये जो छोटा सा डब्लू बना है उसको देखो। मार्केट में एक सेलिंग आई, फिर एक बाइंग आई, फिर से एक सेलिंग आई और फिर से उतनी ही बाइंग आ गई, बात बराबर हो गई।
इसीलिए ये कैंडल विक बन गया है। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे, देख रहे हो 1 आवर टाइम फ्रेम तुमको सिर्फ विक दिख रही है, बट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तुमको एक पैटर्न दिख रहा है, जिसको हम लोगों ने पैटर्न 2 सेटअप 2 करके पढ़ा हुआ है, उसको जानते हैं कि वो कौन सा पैटर्न है, ये वाला। ठीक है, जो तुमको सिर्फ विक दिख रही थी वो एक्चुअली में एक पैटर्न था। और इस पैटर्न देखो हुआ क्या है, अब ध्यान से समझो। मार्केट के स्ट्रक्चर को भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अभी देखो इसमें क्या हुआ कि एक फॉल आया था, फॉल आने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आपको ध्यान हो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये वाला जो लो था वो टूट गया, मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर उठी लेकिन पिछले लो तक पहुंच नहीं पाई, फिर से एक नया लो क्रिएट किया जिसमें स्ट्रक्चर जो है फिर से ब्रेक हुआ। मतलब अभी तक तो सिर्फ डाउन ट्रेंड ही है। हमने बोला था ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, एक ऐसा एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ठीक है, जो ट्रेंड कंटिन्यूड है उसी को वो आगे, मतलब जो ट्रेंड अगर जैसे डाउन ट्रेंड है तो वो डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये कंफर्म करता है कि वो ट्रेंड अभी कंटिन्यूड है, वो चेंज नहीं हुआ है। अब देखो क्या हुआ, अगली बार जब मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया तो जो पिछला लो था मार्केट ने उस लो को, जो इसको बोलते हैं लोअर हाइज, ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर लो। तो जो लोअर हाई था मार्केट ने उस लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, और क्लोजिंग देने के बाद सेटअप 2 में हमने पढ़ा है कि ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर इनगल्फ हुआ है। इसका मतलब वही था कि जो कैरेक्टर था वो चेंज हो गया। अब आप बताओ कि अगर ये क्लोजिंग देगी तो हम ये बोलेंगे ना कि कैरेक्टर इसका यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ नहीं, ये तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया ना। क्यों? क्योंकि ये हमारा लो क्रिएट हो गया है। अगर आपको ये देखो तो हमारा पिछला लो तो यही था, और मार्केट ने इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी तो हमारा कैरेक्टर चेंज हो गया कि नहीं हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी थी। मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी तो हमारा कैरेक्टर चेंज हो गया। तो ये जो पैटर्न मैंने तुमको बताया था सेटअप 2, उसमें मैंने क्या बोला था कि वो जो पैटर्न है वो रिवर्सल को पकड़ने के लिए। तो अगर इतनी चीज़ें हो गई हैं और फाइनली ये वाली कैंडल बन गई है, जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी, ये कैंडल अगर बन गई ये वाली, तो फिर हम ये कन्फर्म्ड हो जाते हैं ना कि मार्केट में अब ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। और तभी मैंने बोला है कि ये एक पैटर्न एनगल्फिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है सेटअप 2 में। तो ये तो रही बात पैटर्न 2 की, बट उसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, फिलहाल कैंडल्स ही पढ़ रहे हैं। तो मैंने सिर्फ जो उसकी विक थी उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब ऐसे ही जितने भी कैंडल्स होते हैं सबकी अपनी एक कहानी है, सिर्फ हैमर की ही नहीं। अब जैसे देखो एक और हम लोगों ने मार्क किया था ऊपर, जो पिन बार कैंडल बनी थी जिसके ऊपर विक थी, उसमें देखो क्या हुआ है। इसमें देखो विक का मतलब ये है इक्वल बाइंग इक्वल सेलिंग। जितनी बाइंग आई थी उतनी ही सेलिंग आ गई। ठीक है उस विक के बाद क्या हुआ वो ज़्यादा मैटर करता है, बॉडी कैसी रही वो मैटर करती है। तो अगर आप देखोगे इस 1 आवर टाइम फ्रेम पे इस कैंडल को, तो आप ये पाओगे कि विक तो चलो बनी की बनी, मार्केट में एक नेगेटिव क्लोजिंग मिली। ठीक है, अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा ये एक नेगेटिव क्लोजिंग मिली है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वहाँ आपको एक ट्रेंड दिखेगा, डाउन ट्रेंड। ये देखो कहाँ चला गया। विक तो चलो बनी ही बनी, विक का मतलब है कि इक्वल बाइंग इक्वल सेलिंग। यहाँ भी आपको दिख रहा था इक्वल बाइंग इक्वल सेलिंग। ठीक है, जितनी सेलिंग आई उतनी बाइंग आई, फिर जितनी सेलिंग आई उतनी बाइंग आई। ऐसा भी हो सकता है फिर से एक सेलिंग आती उतनी ही बाइंग आ जाती, उस केस में भी वो विक ही रहता। ठीक है, तो विक का तो मतलब सिंपली यही होता है ना कि जितनी बाइंग आई उतनी सेलिंग आ गई, अगर सिर्फ विक को ड्रॉ करोगे तो। ठीक है, अब देखो छोटे बच्चे कुछ खेल रहे हैं तो शोर जो हो रहा है उसको थोड़ा इग्नोर करना। लेकिन जो आपको बॉडी दिखी थी वो एक नेगेटिव क्लोजिंग थी। तो ये जो कैंडल्स दिख रही हैं वो एक्चुअली में कैसी दिख रही हैं, नेगेटिव कैंडल्स हैं। मतलब कि इसमें जो है सेलर्स कंप्लीटली डोमिनेटिव, मतलब डोमिनेट कर रहे हैं। अब देखो दोबारा से अगर मैं सेम लॉजिक लगाऊं जो हम लोगों ने अभी मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा था, अगर मैं फिर से उसको उसी चीज़ को मार्क करूं तो कैसे मार्क करूंगा, देखो ध्यान से। मार्केट में एक फॉल आया, फॉल आने के बाद मार्केट ऊपर उठी, उसने एक हायर लो क्रिएट किया, फिर एक लोअर लो क्रिएट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ। ठीक है, ये BOS है, बॉस जिसको बोलते हैं। मार्केट में फिर से एक लोअर लो बना, फिर से एक लो बना मार्केट में। ठीक है, अभी देखो यहाँ तक तो मार्केट अपने
जैसे हर बार अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है। अगर मैं मार्क करूं तो हर बार अपना जो लो क्रिएट किया था मार्केट ने उसको ब्रेक हर बार किया है, 2 बार 3 बार किया, ठीक है। लेकिन इस बार जो है मार्केट में जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक नहीं हो पाया और जो पिछला लो था मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि मार्केट में कैरेक्टर जो है उसका चेंज हो गया है, क्योंकि हमारे लिए हाई का काम ये कर रहा था और मार्केट में एक ऐसी कैंडल बन गई जो उसके ऊपर क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। फिर मार्केट में एक लोअर लो बना। अगर मैं दोबारा से इस चीज़ को मार्क करूँ, मार्केट ऊपर उठ रही थी, एक लोअर लो बना, लेकिन हाइयर हाई क्रिएट नहीं हो पाया। मार्केट दोबारा से एक लोअर लो बना रही है और एक ऐसा लो बना रही है जो कि पिछले वाले लो से मैच कर रहा है, बट उसको अभी तोड़ नहीं पाई है। फिर मार्केट एक हाई क्रिएट करने की कोशिश करती है। अभी कितने लोग ये बताएंगे कि दोबारा से, जैसे इस वाले कंडीशन पे आप देखो तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यहाँ भी हुआ है ना, तो क्या हम ये मानेंगे कि मार्केट में जो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर था, जो कि जैसे पहले डाउन ट्रेंड था, अभी मार्केट में अप ट्रेंड हो गया है, लेकिन मार्केट जो है क्लोजिंग हमेशा नेगेटिव दे रही है, मार्केट में लोअर लो क्रिएट्स हो रहे हैं। तो ये तो हम कह सकते हैं ना कि दोबारा से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। और ये वाला जो अगला मूव है वो मार्केट का वो कंफर्म्ड कर रहा है कि मार्केट में दोबारा से लोअर ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है और हर बार मार्केट अपने नए वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है। जैसे इसको देखो, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इस चीज़ को पढ़ा था, मार्केट में कैसे स्ट्रक्चर को मैप करना है। अभी इसके बेस पे कैसे ट्रेड लेना है वो सीखेंगे हम लोग फ्यूचर में। ट्रेडिंग अभी कैसे करना है वो छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ कैंडल्स को पढ़ रहे हैं और मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लियर समझ गए हो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, वो ट्रेंड पहचानने के लिए है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड के रिवर्सल को पहचानने के लिए है। इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी है, जिस पे हम लोग थोड़ा और डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, और थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया है। इंड्यूसमेंट को बस ऐसे समझ लो कि जो लोअर, जहाँ तक लोएस्ट पॉइंट होता है, मार्केट अगर वहाँ पहुँच जाती है, उस पॉइंट को वो चैलेंज करती है, अगर उसके नीचे वीक बन जाती है तो वो इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। तो ये तो रही बात स्ट्रक्चर की। कैंडल में हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की, यहाँ पे हैमर के विक को हमने डिस्कस किया। हैमर जब बना था तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। अब देखो, क्या हैमर के बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रेडिंग हम सिर्फ कैंडल के बेस पे ले सकते हैं क्या? तो देखो गाइस, कैंडल के बेस पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। सिर्फ कैंडल के बेस पे अगर ट्रेड लेते हो तो बहुत रिस्की ट्रेड है वो। ट्रेड जब भी लिया जाता है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, मतलब 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें अगर कंफर्म कर रही हैं एक चीज़ को, उस ट्रेंड को कंफर्म कर रही हैं, तब हम उस ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। अभी आप ध्यान से अगर देखोगे तो एक हैमर यहाँ बनी है, देखो एक हैमर यहाँ भी बनी हुई है, छोटी सी हैमर है बट है तो हैमर ही। अभी ध्यान से देखो तो और हैमर नहीं है। अब देखो, जो लोग कैंडल के बेस पे ट्रेड करते हैं, अगर उनसे पूछोगे तो उनके लिए कैंडल ही सब कुछ है, वो उसी के बेस पे ट्रेड लेते हैं। उनको तमाम एग्जांपल दिखा दोगे कि देखो यहाँ पे हैमर बनी है बट वो काम नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो जैसे ये देखो, इस कैंडल को देखो, ये भी तो एक हैमर ही है। तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, बट मार्केट पूरे दिन 1, 2, 3 दिन तक साइडवेज रही, एग्जैक्टली उसी लेवल पे अटकी हुई थी। अभी अपने जैसा तो ऑप्शन बायर होगा तो वो तो बाई करेगा तो उसका तो प्रीमियम खत्म हो जाएगा ना, मतलब पूरा डीके ही कर जाएगा। तो मार्केट में हैमर ने तो अपना काम नहीं किया, हम तो ये बोलेंगे ना। जबकि जो कैंडल के बेस पे ट्रेड लेता है वो ये मानने को रेडी नहीं होगा, वो ये बोलेगा कि नहीं, आपने गलत जगह पे ट्रेड लिया है। जो हैमर है अगर सपोर्ट पे बनता है तभी वो काम करता है, और फिर वो तुमको ये एग्जांपल दिखाएगा कि देखो यहाँ हैमर बना हुआ है, और उसके बाद देखो कितना अच्छा ट्रेंड आया मार्केट में। तो गाइस देखो, ये लड़ाई बहुत पुरानी है, इस पचड़े में ना पड़ो। मुझे जो मेरा अनुभव हो, जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि सिर्फ कैंडल के बेस पे ट्रेड नहीं लेते हैं, लेकिन अगर एक अच्छी कैंडल बन रही है, फॉर एग्जांपल अगर ये जो सपोर्ट एरिया है अगर उस पर कैंडल्स बन रही हैं, जैसे देखो बार बार सब यहीं पे कैंडल फॉर्म हो रही है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन सिर्फ इसके बेस पे ट्रेड लेना ठीक चीज़ नहीं है, ठीक। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, कैंडल की विक
विक जो है वो उस पूरी कैंडल की कहानी बताती है। अभी ध्यान से देखना, कैंडल की विक तुम्हारे काम तभी आएगी जब वो विक, उस विक का तुम यूज़ अपने डायरेक्शन में करो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अभी यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें स्ट्रक्चर को, अभी आपको यहाँ पे एक कैंडल दिख रही होगी जिसकी बहुत बड़ी विक है। तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं। अरे ये क्या बन गया, बात ड्रॉ करना है। मार्केट ऊपर उठी, एक लो क्रिएट किया। अब ये प्योरली इंड्यूसमेंट ही है, लेकिन चलो इसको लो मानते हैं। फिर मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट दोबारा से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट में एक दोबारा से लो बना, फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही है। अब इस अप ट्रेंड मूव करने, मार्केट जो ये अप ट्रेंड आया है, इसमें एक कैंडल को देखो जिसके पास एक ठीक ठाक विक है। मतलब ये विक बहुत बड़ी तो नहीं है, अगर बड़ी होती तो अपने लिए परफेक्ट एग्जाम्पल होता। ऐसा हम लोग देख लेते हैं, अगर कोई कैंडल मिल जाए अगर ऐसी, हाँ चलो मिल गई। ये कैंडल देखो, ये वाली, इस कैंडल को देखो। पहले अपना मार्क करते हैं हम लोग, जो हमारा वो है पाथ है। मार्केट ऊपर उठ रही थी, फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया, फिर यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है। मार्केट में एक इंड्यूसमेंट हुआ, अपने लो को उसने चैलेंज किया बट क्लोजिंग नहीं दे पाई, सिर्फ विक बनी है। फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर से एक नया लो क्रिएट हुआ, दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर से एक लो क्रिएट हुआ। मार्केट ने दोबारा एक डबल टॉप पैटर्न बनाया, मतलब कि अपने पिछले वाले हाई को चैलेंज कर रही है बट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई और विक बना के दोबारा से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ठीक है, मार्केट में पिछला लो ब्रेक हो गया तो हम ये बोलेंगे कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है, मार्केट ने ट्रेंड रिवर्सल कर लिया। अभी देखो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं वो देखो। उनको पता है कि मार्केट में अप ट्रेंड है, लेकिन अगर उनको एंटर करना है तो वो कहीं भी एंटर नहीं कर जाएंगे। पहले वो एक छोटा सा फॉल लाते हैं और उस फॉल को लाने के बाद उनको जो प्रीमियम के प्राइसेस हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं। और जब डिस्काउंटेड प्राइस पे मतलब कि सस्ते मिलेंगे, प्रीमियम सस्ते मिलेंगे, तो वहाँ पे वो बाइंग करते हैं और दोबारा से उस ट्रेंड को कंटिन्यू करवाते हैं। जैसे इस वाले कंडीशन में देखो तो यही चीज़ हुई है। मार्केट में एक अप ट्रेंड तो था, लेकिन मार्केट कुछ समय रुका और एक छोटी सी विक बनी। अभी विक थोड़ी और बड़ी हो सकती थी, यहाँ तक आ सकती थी। ठीक है, अभी इसको अगर हम लोग एक विक बना ही लेते हैं ताकि हमको अपने को थोड़ा आसान रहे समझने में। सपोज कर लो कि ये जो विक है ना वो ऐसी है। अरे कैसी बन गई, सपोज करो ये विक ऐसी है कुछ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ कि इसमें तो प्योरली इंड्यूसमेंट है, इसमें कोई स्ट्रक्चर ब्रेक तो हुआ नहीं है। मतलब जो पिछला लो क्रिएट हुआ था वो तो ब्रेक हुआ नहीं ना। मार्केट यहाँ से ऊपर उठ रही थी, एक लो क्रिएट किया था, छोटा सा लो था, मार्केट फिर से स्ट्रक्चर ब्रेक की और एक लो क्रिएट हुआ, लेकिन इस बार एक इंड्यूसमेंट हुआ और फिर से एक लो क्रिएट होकर मार्केट ने दोबारा अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और आगे की तरफ कंटिन्यू कर गई। ठीक है, अब देखो इसमें विक का यूज़ कैसे करना है वो देखो। मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। अगर बार बार स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है तो ट्रेंड जो है वो अपसाइड का है। अब जब अपसाइड में ट्रेंड होगा तो जो हम विक जो है वो ऐसी विक खोजेंगे जो नीचे की तरफ हो। ठीक है, ऐसी विक, अप ट्रेंड में अपोजिट विक खोजना है। अप ट्रेंड अगर होगा तो विक हम ऐसा खोजेंगे जो नीचे की तरफ हो। अगर डाउन ट्रेंड है तो हम एक ऐसा विक खोजेंगे जो ऊपर की तरफ हो। जैसे कोई डाउन ट्रेंड में अगर एग्जांपल देखो, यस ये परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पे देखो मार्केट फॉल कर रहे थे यहाँ से, अभी देखो बहुत बड़ा फॉल नहीं है, छोटा ही फॉल है। मार्केट यहाँ से फॉल कर रहे थे, फिर अचानक से फॉल किए, मतलब ऊपर उठे, फिर एक फॉल आया और अचानक से एक बड़ी सी विक बनी है। ठीक है, अब इस विक को कैसे ट्रेड करना है वो देखो। सबसे पहले तो कैंडल कैसे फॉर्म हुई वो समझ लो कि मार्केट कैंडल यहाँ खुली होगी, वहाँ से खूब अच्छी वाली बाइंग आई होगी, दोबारा से पूरी की पूरी सेलिंग आ गई और जितनी बाइंग आई थी उससे ज़्यादा सेलिंग आई, मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग दे रही है। अब इस विक के बेस पे लोग ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं वो ध्यान से समझो। ये विक यही शो करती है कि यहाँ पे कुछ जो
बायर्स थे वो ऐड हुए थे, लेकिन वो सारे के सारे बायर्स अपनी पोजीशन छोड़ के भाग गए और इसमें नए सेलर्स एंट्री किए हुए हैं। ठीक है, अभी देखो क्या है कि इसने तो अपने ट्रेंड को बहुत नीचे तक कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि इंडियन मार्केट कुछ ऐसे हैं कि उसमें हर दिन कुछ नया होता है। कारण ये है कि उसमें गैप अप गैप डाउन ये सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कोई जो फॉल आया है ये कोई छोटा फॉल नहीं है। जैसे अगर मैं पॉइंट्स में बताऊं तुमको, तो ये फॉल करीब 200 पॉइंट का फॉल है निफ्टी में। निफ्टी में 200 पॉइंट का फॉल अच्छा खासा फॉल होता है। 21,800 से मार्केट 21,600 तक आ गई है। अब इसको ट्रेड करने का तरीका समझो कैसे ट्रेड करते हैं। मार्केट में जो ट्रेंड था वो नेगेटिव था, मतलब मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रही थी। उसके बाद एक विक बनी है, तो जब विक बनती है तो मैंने पहले बोला था कि जो प्राइसेस होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। मतलब कि अगर पुट के प्रीमियम्स हैं तो वो थोड़े सस्ते मिलेंगे। जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको खरीदने में सहूलियत होगी, उनको लगेगा कि ये हमको अच्छे प्राइसेस पे मिल गया है। और जैसे ही वो मार्केट फॉल करेगी तो जाहिर सी बात है प्रीमियम तो बढ़ेंगे ना पुट वाले। तो जब वो अच्छे खासे इंक्रीज हो जाएंगे तो अपना वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको ट्रेड कैसे करना है वो समझो। अभी अपने पास 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बन चुकी है। हम इस कैंडल को मार्क कर देते हैं, इसके विक को। देखो हमने इसके विक को मार्क कर दिया। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसके विक को देखो क्या इसकी कंडीशन है। ये नहीं था, कहाँ चला गया? ये वाला है क्या? हाँ ये वाला है। ये देखो छोटे टाइम फ्रेम पे इतनी बड़ी विक है, इसको कैसे ट्रेड करना है। अब इसको ट्रेड करने में अपने पास सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी वो स्टॉप लॉस की आएगी। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा अपना। ठीक है, विक को ट्रेड करने में दिक्कत अपने पास सिर्फ यही रहती है कि अपना स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। अगर मान लो हम यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन बनाते तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो इतना बड़ा हो रहा है, करीब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो क्या 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना कोई लॉजिकल है? बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। तो इस केस में तो हम अपना ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। लेकिन सपोज करो कि ऐसा होता कि मार्केट दोबारा से एक रिट्रेसमेंट शो करती और इस वाले एरिया के 50% एरिया तक कवरिंग देती। मतलब कि 5 से अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ से फॉल आया था और एक ऐसी कैंडल बनती जो एटलीस्ट इस 50% एरिया तक पहुँचती। ये जो 0.5 एरिया मार्क्ड है, यहाँ तक अगर मार्केट पहुँच जाती तो हम यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड बनाते। देखो अब कैंडल को समझने के लिए थोड़ा चार्ट से हटते हैं और कैंडल की थोड़ी थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं। कैंडल के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है। आज कैंडल का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, कैंडल बता सकती है कि अगली कैंडल कैसी होगी, अगर आप कैंडल को समझना सीख गए हो तो चलो हम इधर कहीं आते हैं। देखो मैंने थोड़ा सा कोशिश किया था आपको समझाने की, गंदा हो गया था, इसको डिलीट कर देते हैं। अभी देखो गाइस कैंडल कैसे फॉर्म होती है, मैं उसको फॉर्म करके आपको दिखाता हूँ। कलर चेंज हो सकता है क्या इसका? हाँ चेंज हो सकता है। अरे यार ये तो चलो, एक कैंडल हमारे पास ये है। अब इस कैंडल में हम ध्यान से देखते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। एक ग्रीन कैंडल है तो हमारे लिए ओपनिंग ये होगी। ओपन यहाँ हुई है, क्लोज़ यहाँ हुई है, हमारा हाई ये है और जो हमारा लो है वो ये है। अगर इसकी रेंज ड्रॉ करें तो ये रेंज है इसकी। ठीक है, अब इतनी चीज़ें तो आपको भी पता है कि कैंडल में ये चीज़ें होती हैं, हाई लो ओपन, हाई लो ओपन एंड क्लोज। अभी रेंज ड्रॉ हो गया, इसको अब डिलीट करते हैं। अपने को रेंज के बेसिस पे हमको समझना है। नीचे नहीं आ सकता ना, ठीक है। अब सपोज करो कि एक और कैंडल फॉर्म होती है कुछ ऐसी। ठीक है, ये भी एक ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है। अब इस कैंडल पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जब ये पिछली वाली कैंडल फॉर्म हुई थी तो जो इसका रेंज था, या फिर इसका ये बोलो कि जो इसका हाई था, एक तरीके से रेसिस्टेंस का काम करेगा ये। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ रेसिस्टेंस, एक छोटा रेसिस्टेंस है।
अगली कैंडल जब फॉर्म होती है, तो जब नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई तो वो क्या हुई कि उस रेसिस्टेंस के ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब जब इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में जो बायर्स थे वो अभी भी इंटैक्ट हैं अपने पोजीशन को लेके, वो अपनी क्वांटिटीज़ ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ शो कर रही है कि जो मार्केट में अप ट्रेंड आया हुआ है वो कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है। मार्केट में ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन है, सिग्नल ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अभी क्या हुआ देखो, अब इसकी रेंज देखो, अब अपने लिए अगला रेसिस्टेंस ये होगा, ठीक है। मार्केट दोबारा से एक कैंडल फॉर्म करती है ऐसी, और इसके ऊपर नीचे एक विक है, और जो पिछला रेसिस्टेंस था इस कैंडल का, जो बायर्स हैं अपना अगला हाई क्रिएट करने में कामयाब होते हैं, उसको ऊपर वो क्लोजिंग देते हैं, तो अपने लिए एक हायर हाइज क्रिएट होता जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम बहुत क्लियर तरीके से ये बोल सकते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यूड है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ये सिग्नल है, ठीक है। अब देखो, जहाँ पे भी मार्केट का हाई होता है वो एक तरीके से एक छोटा सा रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। अब चलो, अब ऐसा होता है कि मार्केट में एक ऐसी कैंडल बनती है जिस पे बॉडी देखो कुछ ऐसी है, ऊपर इसके विक है, अरे सॉरी यार, इसको डिलीट करते हैं। सॉरी, एक मिनट। अब देखो, अपने लिए तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस अब ये हुआ ना, अपने मतलब इन द सेंस बायर के लिए अगला रेसिस्टेंस ये हो गया। सपोज करो एक ऐसी कैंडल बनती है ऐसी, जिसकी विक कुछ ऐसी है, ठीक है, और जो वो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग मिली है वो पिछले वाले रेसिस्टेंस के नीचे मिली है। मार्केट फेल हो जाती है उसको ऊपर क्लोज करने में, ठीक है। अब देखो एक ऐसी कैंडल फॉर्म होती है जो कुछ ऐसी है, या फिर इसको अलग तरीके से समझ लो, इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा हम स्लो चलेंगे। देखो फॉर एग्जांपल सपोज करो ये कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, और एक ऐसी कैंडल फॉर्म होती है, ऊपर एक बड़ी सी विक है और नीचे एक छोटी विक है। विक अच्छी नहीं बनी है क्या, ठीक है। अब ये चीज़ क्या शो कर रही है कि जो बायर्स थे वो अपने ही हाई को डिफेंड नहीं कर पाए और इसके नीचे वो क्लोजिंग दे दी है। हालांकि उन्होंने एक हाई तो क्रिएट किया, मार्केट पहले ऊपर उठी होगी, उसने एक हाई तो क्रिएट किया, बट ये जो बैरियर था, बायर्स उस बैरियर को पार नहीं कर पाए और उसके नीचे वो क्लोजिंग दे दिए। तो ये एक तरीके से शो करता है, क्या चीज़ शो करती है, ये वीकनेस शो करती है, ये बायर्स की वीकनेस को शो करता है कि बायर जो है वो अब, पहले तो वो डोमिनेट कर रहे थे, हर एक हाई को क्रिएट कर रहे थे, और जो कैंडल थी वो पिछले वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रही थी। लेकिन अभी इस एग्जांपल में देख लो जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, कंटिन्यूसली मार्केट में एक बाइंग थी, बायर्स स्ट्रांग थे, और एक चीज़ और नोटिस करो कि जो इनकी बॉडीज़ हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, ठीक है। ये जो कैंडल्स बनी हुई हैं इनकी बॉडी जो है वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ पे देखो इसकी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली श्रिंक हो गई है, छोटी सी बॉडी है। इसका मतलब है कि डिमांड डिक्रीज़ कर रहा है। अगर हम इसको लिख लेते हैं, इसका सिंपल मतलब है कि डिमांड जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमको क्या दिखती है कि जो कैंडल की क्लोजिंग है, कैंडल की जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस हाई के नीचे है, प्रीवियस हाई के नीचे कैंडल क्लोज कर रही है, ठीक है। अब ये दो चीज़ आप समझ गए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो ये कैंडल फॉर्म हुई है इसमें एक रिजेक्शन है, ऊपर से रिजेक्शन पाया है इसने, ठीक है। ये तीनों चीज़ क्या शो करती है, क्या इंडिकेट कर रही है, ठीक है। ये क्या शो कर रही है, ये बेसिकली ये शो कर रही है कि जो ट्रेंड कंटिन्यूड था वो अब कमज़ोर होता जा रहा है, अब वो वीक हो गया है, ठीक है। हो सकता हो कि यहाँ पे सेलर्स एंटर करें और वो अब मार्केट को गिराना शुरू कर दें, ठीक है।
अब देखो इस एग्जांपल में, इसको डिलीट कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ये तो एक कंटिन्यूशन पैटर्न, वो तो आपको क्लियर दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में हमेशा अपना जो हायर हाइज था उसको वो हमेशा तोड़ता रह रहा है, ठीक है। और जो नया हायर हाई बन रहा है वो पिछले वाले हायर हाई के ऊपर बन रहा है, लेकिन जब यहाँ पे मार्केट पहुँचती है तो वैसे तो एक बुलिश कैंडल ही बनती है, बट अपना जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर वो क्लोजिंग नहीं दे पाती, जैसा कि बाकी कैंडल्स में आपको दिख रहा होगा कि वो क्लोजिंग दे रही थी, ठीक है। इसका मतलब यही शो करता है कि बायर्स यहाँ पे वीक हो चुके हैं, ठीक है, वीक बायर्स। अब देखो अब एक सिनेरियो लेते हैं। एग्जाम्पल देता हूं आपको, आप बताना। एक कैंडल ऐसे बनती है, नेक्स्ट कैंडल ऐसे बनती है, ठीक है। इसको देख के आप क्या बता सकते हो कि सिग्नल, ये किस चीज़ का सिग्नल है? कंटिन्यूएशन का सिग्नल है। क्यों? क्यों है? क्योंकि ये प्रीवियस हाई के ऊपर ये क्लोजिंग दे रही है, ठीक है। विक को ये ब्रेक कर रही है, बायर्स जो है वो अभी कंटिन्यू चलना चाहता है, इसीलिए वो जो अपना माइनर रेसिस्टेंस था वो पहले उस एरिया को बायर तोड़ देता है और कंफर्म करके एक न्यू हाई बना रहा है, ठीक है। इस एरिया में जितनी भी सप्लाई थी, मार्केट जो बायर्स थे उस सप्लाई को डिमांड में कन्वर्ट कर चुके हैं और मार्केट ऊपर उठने को रेडी है, ठीक है। चलो अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये कैंडल फॉर्म हो गई। भाई कैंडल को देखना, बस कोशिश करो समझने की, अच्छी वाली कैंडल मैं नहीं बना रहा हूँ, बन ही नहीं पाएगी मेरे से। सॉरी। अब बताना कि क्या ये हमारे लिए कंटिन्यूएशन सिग्नल है? अब देखो ये कंटिन्यूएशन सिग्नल अपने लिए नहीं है, कंटिन्यूएशन सिग्नल नहीं, मतलब अब यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यूड होगा ये कंफर्म हम नहीं कह सकते। इस वाले में हम कंफर्म थे कि अप ट्रेंड जो है वो अगली जब कैंडल फॉर्म होगी तो वो डेफिनेटली एक बुलिश कैंडल होगी, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कह सकते। कारण ये है, देखो इसको बोलते हैं मदर कैंडल, ठीक है। ऐसी कैंडल जिसका लो जो है वो ब्रेक हो जाए, जो पिछला लो हमारे लिए ये था, अब उसके बाद मार्केट ने जो अगली कैंडल बनाई उसका लो यहाँ पे आ गया, तो एक तो लो जो है वो पिछले वाले लो से नीचे बना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट ने अपने पिछले हाई को तो क्लोज किया, मतलब ये जो क्लोजिंग हुई है वो तो हुई है ऊपर की तरफ, लेकिन ये जो विक है ये शो करती है कि यहाँ से एक रिजेक्शन पा रही है कैंडल, ठीक है। तो ये शो करती है कि ये हमारे लिए कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं है, मतलब अगली कैंडल जरूरी नहीं है कि वो एक बुलिश कैंडल ही होगी, ठीक है। अब तीसरा सिनेरियो समझो। अच्छा, इसी में अगर मैं बोलूं, इसी में सपोज करो कुछ ऐसा कैंडल बनता, तो कहने को तो हाई बना है, बट ये हाई वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये प्रीवियस वाले बैरियर के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर पाई है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब कैंडल बने तो एक रेड कैंडल बने कुछ ऐसे रिजेक्शन पे, और अगर ऐसा हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हो शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। चलो अब तीसरा सिनेरियो पकड़ते हैं। अब इसमें क्या क्या कन्फर्मेशन है ये देखो, इस वाले सिनेरियो में क्या क्या कन्फर्मेशन है, ऐसा क्यों हम बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूएशन का सिग्नल नहीं है। एक तो स्विंग लो बन गया,
पिछले वाले लो के नीचे लो बन गया। दूसरा है बॉडी श्रिंक हो गई, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, मार्केट में एक रिजेक्शन है, रिजेक्शन फ्रॉम अपसाइड, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है, प्रीवियस हाई के नीचे क्लोजिंग, प्रीवियस हाई के नीचे क्लोजिंग, ठीक है। ये चार चीज़ें कंफर्म करता है कि ये जो पैटर्न बना है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं है, लेकिन ये वाला कंटिन्यूएशन पैटर्न है, क्योंकि ये चारों चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी लेकिन इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। अब चलो एक सिनेरियो और समझते हैं। एक बुलिश कैंडल बनती है, ठीक है। एक कैंडल और बनती है, अब बताओ कि क्या हमारे लिए कंटिन्यूएशन पैटर्न है? क्या हम बता सकते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूड रहेगा? इसको देख के क्या लगता है? तो देखो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ये जो पैटर्न है वो क्यों कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मतलब ये सिग्नल जो है वो कंटिन्यू होने का है, ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूड रहेगा, ये इसका सिग्नल है। क्यों चीज़ है, ऐसा क्यों है, वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अभी। देखो एक तो दूसरी जो कैंडल बनी थी, मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है। और अगर आप नोटिस करो तो अगली जब कैंडल बनती है वो इसी वाले सपोर्ट के ऊपर बनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि मार्केट अपने हमेशा एक हायर हाई बना रही है, और जब मार्केट क्लोजिंग दे रही है तो वो अपने प्रीवियस रेसिस्टेंस के तुरंत पास नहीं क्लोजिंग दे रही है, काफ़ी नीचे दे रही है। तो ये जो एरिया बच गया है ये वाला, ये गैप जो है वो कभी ना कभी फिल होगा, ये गैप फिल होगा, और ये गैप फिल होगा बिकॉज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ये शो करता है कि ये जो गैप है, ये चूंकि मोमेंटम ऑलरेडी अपसाइड का है तो ये गैप फिल होना ही होना है। तो ये फिल होने के लिए मार्केट को दोबारा से ग्रीन कैंडल बनाना पड़ेगा, इसीलिए ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यूएशन का पैटर्न है, ठीक है। अब सपोज करो कि एक ऐसी कैंडल बनती है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, सपोज करो कि एक ऐसी कैंडल बने जो अपने प्रीवियस हाई के नीचे क्लोज करे, ठीक है, प्रीवियस हाई के नीचे क्लोज करे, और ये कुछ ऐसी क्लोजिंग दे। तो क्या ये हमारे लिए कंटिन्यूएशन पैटर्न है? अब ये हमारे लिए कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं है, क्योंकि इसमें भी वो चार चीज़ें अपने को मिल जाएंगी ये वाली। एक तो उसने स्विंग, एक नया लो क्रिएट कर दिया, ठीक है, पिछले वाले लो से उसने लो नीचे लो क्रिएट कर दिया, ऊपर से इसको रिजेक्शन मिल रहा है। तीसरी चीज़, जो प्रीवियस हाई है उसके नीचे वो क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, प्रीवियस हाई के नीचे क्लोजिंग, रिजेक्शन फ्रॉम अपसाइड, बॉडी श्रिंक, बॉडी जो श्रिंक हो ही रही है। लेकिन स्टिल हम पुट का साइड, अभी पुट साइड ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे कि एटलीस्ट एक ऐसी और कैंडल रेड बन जाए जो इस वाले हाई के नीचे फॉर्म हो, ठीक है, मतलब इसकी जो क्लोजिंग है वो इसके नीचे मिल जाए अपने को, तो हम यहाँ से पुट साइड के लिए एक ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है। तो कैंडल को देख के हम ये बता सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूड रहेगा कि ट्रेंड चेंज होगा। ऐसी फॉर्मेशन को देख के हम कह सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूड रहेगा। ऐसे कंडीशन को देख के हम कह सकते हैं ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होगा। और इसमें मैंने बताया कि यहाँ तक तो ये कंटिन्यूड है ट्रेंड, लेकिन अगली बार जब ये कैंडल फॉर्म होती है तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेंड ये कंटिन्यूएशन का पैटर्न नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई थी कि विक के बेस पे हम ट्रेड कैसे लेते हैं। मोस्टली आप ये पाओगे कि जो मार्केट है वो कुछ ऐसे मूव करती है, एक तो वो वेव्स में मूव करेगी और अचानक से एक डिप आएगी, ठीक है, और डिप आने के बाद दोबारा से ये डिप बाई हो जाएगी और फिर मार्केट ऊपर उठेगी। अभी आप कैंडल अगर फॉर्म करके देखोगे तो ये एक्चुअली में ये कैंडल की विक होगी बड़ी सी, ये कुछ ऐसी कैंडल होगी।
तो मैंने बताया था ना कि विक को कैसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले आप ट्रेंड पहचानो, पहला चीज़ आपको करना है ट्रेंड पहचानना है। अगर अपसाइड में ट्रेंड है तो विक कैसी होनी चाहिए, नीचे की तरफ, लोअर साइड की तरफ, ठीक है। और एंट्री कब करेंगे, 50% एरिया पे। जैसे ये फॉर्म हो गई तो अगली कैंडल तो फिर फॉर्म होगी ना, तो जब नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगी तो अगर उसकी विक इस एरिया तक आती है तो हम यहाँ पे अपना एक ट्रेड बनाएंगे अपसाइड के लिए। हम अपना ट्रेड कभी भी ट्रेंड के अपोजिट में नहीं लेंगे, हमेशा ट्रेंड के साथ ही लेंगे, क्योंकि हमने वैसे पढ़ा है ना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो जब ट्रेड लेंगे तो हमेशा ऐसे पॉइंट पे लेंगे जहाँ पे हमारा एसएल बहुत बड़ा ना हो। देखो ये जो विक बन रही थी वो एक्चुअली में यही तो शो कर रही है कि यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आई है, मार्केट में डिप आया था जो कि डिप बाई हो गया है और एक बाइंग आ गई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ट्रेंड जो था वो अपसाइड का था, तो ऊपर के लिए ट्रेड लेने में अपने को सोचना नहीं, क्योंकि जो विक जो है वो पॉजिटिव विक है। ये जो कैंडल फॉर्म हुई है एक बायर की कैंडल है, कहने को ये रेड कैंडल है, इसमें आप देखो तो ये वैसे तो एक रेड कैंडल है क्योंकि इसमें बॉडी जो है वो रेड बनी हुई है, क्लोजिंग जो है वो नीचे हुई है, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि ये जो कैंडल फॉर्म हुई है ये एक बायर की कैंडल है। तो जब बायर की कैंडल है, ट्रेंड अपसाइड है, तुम देखोगे तो मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है, सारे कंटिन्यूएशन पैटर्न अपने को दिख रहे हैं, तो फिर हम ट्रेड नीचे का क्यों लेंगे, जाहिर सी बात है हम ऊपर की तरफ लेंगे। अपने को बस प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो विक है वो काफ़ी बड़ी है, तो अपना एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे ट्रेड लेंगे, इस विक के 50% एरिया को टारगेट करेंगे। जब मार्केट इस 50% एरिया पे आएगी तो हम अपना एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे और अपना जो एसएल होगा वो मैक्स टू मैक्स इस लो के नीचे तक रखेंगे, ठीक है। ऐसे हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसको मैं चार्ट पे दिखाऊँ आपको, तो चार्ट पे देखो, अगर ऐसा कुछ मुझे, जैसे ये देखो मार्केट में अपसाइड की तरफ ये मार्केट ऊपर उठ रही थी और अचानक से एक वीक बनती है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे है गाइस, ठीक है। एक वीक बनती है बड़ी सी और वो पूरी की पूरी वीक जो है वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में हम ट्रेड तो लेते, बट अपने को बस दिक्कत है कि जो अपना जो एसएल होगा वो काफ़ी बड़ा एसएल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो कितना बड़ा एसएल हो रहा है, ये ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का एसएल है। तो इतना बड़ा एसएल 1 आवर टाइम फ्रेम पे देना, वो तो 1 आवर पे तो ठीक है, बट छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग इंट्राडे प्लेयर्स हैं, तो इतना बड़ा एसएल तो हम नहीं देंगे ना, 70 पॉइंट्स का एसएल तो नहीं देंगे। तो हम वेट करते हैं कि मार्केट एटलीस्ट इसके 50% एरिया तक तो क्लोजिंग देती। जैसे अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो अभी आप देखो इसको कैसे ट्रेड करते हैं हम। मार्केट ऊपर उठ रही थी, अभी मैंने आपको फिगर बना के भी दिखाया था कि मार्केट ऊपर उठ रही है और अचानक से एक डिप आया। अब ये जो डिप है, एक कई कन्फर्मेशन है। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो मार्केट में जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है, मूविंग एवरेज का स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है। मार्केट इस कैंडल पे मूविंग एवरेज पे रिटेस्ट करके यहाँ से सपोर्ट ले रही है। नेक्स्ट कैंडल पे अपने को एंट्री बना सकते थे हम, और जो अपना एसएल है वो उस मूविंग एवरेज के नीचे रखते, ठीक है। एसएल अपने को थोड़ा बड़ा मिल रहा है, रीज़न ये है कि हम हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे थे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और अपने को जो एंट्री मिली है वो ऐसे टाइम पे मिली है जहाँ पे डिप काफ़ी बड़ा आया है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं विक को। विक को ट्रेड करने का मैंने रूल बताया कि ट्रेंड पहले पहचानो, और जो विक है वो हमेशा ट्रेंड के अपोजिट साइड में होनी चाहिए, और जब एंट्री लेंगे तो उस विक के 50% एरिया पे हम जाके एंट्री लेंगे, ठीक है। अभी देखो कोई परफेक्ट एग्जांपल अगर दिख जाए तो मैं तुम लोगों को उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। यस, चलो एक एग्जांपल अपने को दिखा है। देखो मार्केट में ट्रेंड जो था वो डाउन साइड है, वो देख के लग रहा है। यहाँ पे देखो कंप्लीटली मार्केट अच्छी खासी फॉल कर रही थी। उसके बाद एक बड़ी सी विक बनती है, मार्केट खुलती है 25 तारीख को, एक बड़ी सी विक बनती है। अब अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, सपोज कर हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, तो अपना एसएल, मैंने हमेशा बोला कि एसएल हमेशा लॉजिकल होना चाहिए, तो अपना एसएल तो एटलीस्ट यहाँ तक होना चाहिए था ना, 50 पॉइंट्स का एसएल। अगर आप देखो तो एसएल अपना हिट हो जा रहा है, ठीक है।
मिनिमम एसएल तो आपका वो होना ही चाहिए जहाँ तक विक गई है। तो विक को ट्रेड करने का मैंने रूल्स का बताया था कि अगर पहले ट्रेंड पहचानो तो ट्रेंड अगर डाउन साइड है तो विक हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अपना दोनों कंडीशन मीट कर गया, विक जो है ऊपर की तरफ है और एक बड़ी विक है, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का अपना एसएल हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे ट्रेड नहीं लेंगे, हम पहले मार्क करेंगे इसका 50% एरिया। तो हम फिर से 50% एरिया इसका ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने फिब के बेस पे 50% एरिया ड्रॉ किया और हमने ये पाया कि 50% एरिया के बाद ये वाली कैंडल जो है ये फॉर्म हुई है, 50% एरिया तक ये आई है। फिर नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है, लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से इस कैंडल को, तो इस कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बॉडी है वो श्रिंक हो गई है, पहले बॉडी बड़ी थी, अभी बॉडी छोटी है। ठीक है, और ऑलरेडी हमारे पास एक कन्फर्मेशन है कि एक सुबह में जो पहली कैंडल बनी थी, एक बड़ी विक थी, उसके पास एक सेलिंग विक है। 50% एरिया को हमने टारगेट किया, बट 50% पे हम एंट्री नहीं ले पाए, क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडल थी वो दोबारा से ग्रीन बनती है, बट एक अच्छी खासी सेलिंग आई हुई है। अब जब नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट होगी तो हम उस पर डेफिनेटली एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो, ये ग्रीन कैंडल जैसे ही क्लोजिंग देती है, हम यहाँ पे अपना एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। देखो, ट्रेड हम दो तरीके से ले सकते थे, हम चाहते तो यहाँ भी ट्रेड ले सकते, जैसे इसको अगर डिलीट कर दूँ मैं, तो अब आप देखोगे तो एसएल उतना बड़ा अपना नहीं है। ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का एसएल अगर आप लगाओगे तो आपको एक अच्छा खासा उस दिन टारगेट मिल जाता। दूसरा तरीका था 50% एरिया पे अगर मार्केट वहाँ तक मूव करती है तो हम दूसरा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब देखो, ट्रेड कैसे करेंगे वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आज की जो ये क्लास हुई थी उसमें हम लोग बेसिकली ये चीज़ सीखे हैं कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर होता है उसको कैसे मैप करना है, वो कैसे ड्रॉ करना है। दूसरी चीज़, कैंडल जब फॉर्म्स होती है तो एक एक कैंडल को देख के हम ये कब डिसाइड कर सकते हैं कि अगली कैंडल उसको कंटिन्यू करेगी उस ट्रेंड को, कि उसके अपोजिट में जा सकती है। थोड़ी बहुत हम लोगों ने कोशिश की सीखने की। तो अभी आज के लिए हम लोग इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जा रही है। बट हमने इसमें दो चीज़ें जो आपको बताई हैं उसको आप प्रैक्टिस करना, स्पेशली मार्केट के स्ट्रक्चर को मैप करने की। ठीक है, कैंडल की साइकोलॉजी तो आने वाले क्लासेस में हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो अपनी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग कैंडल स्टिक के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल पढ़ेंगे, वो थोड़ी बेसिक होगी। और उसके आगे वाला जो क्लास होगा, थर्ड क्लास नंबर 3, तो उसमें हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे, जो थोड़े मतलब जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन समझ में आए, मैं आपको समझा पाने में थोड़ा कामयाब रहा हूँ। इनकेस आपको किसी तरीके का डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और अगर आप बोलोगे तो मैं ग्रुप में चैट सेक्शन ओपन कर दूंगा। आप लोग चाहो तो खुद में भी चैट कर सकते हो, मुझसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।